राजेश भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्यूरियस क्वेश्चन है, जब आप एक मैच में होते हो, जब आप पंच लैंड कर रहे होते हो फुल पावर के साथ, मुझे ऐसा फील होता है नो मर्सी अब तो गया। वो फील होता है एक टाइम पे जब पंच आपका प्रॉपर लैंड होता है ना, तो एक सेकंड होता है आया है मज़ा आ गया यार, ये लगा हाँ ना, ये लगा है। निकालना था हाँ अंदर से। मतलब आजकल जो वीडियोस देखते लोग डर जाते हैं यार, ट्रेडमिल पे भागता भागता बंदा हार्ट अटैक आ गया, जिम में मर गया। वो क्यों मर रहा है? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अप है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, बीपी के पेशेंट है, और उनको लगता है कि ट्रेडमिल पे तो हम बहुत ज़ोर से भाग रहे हैं, बट वो हार्ट झेल ही नहीं पाता उस चीज़ को। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक ट्रैक किया था रुपिन पास। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, शायद मेरे फैमिली वाले देख रहे होंगे, ये मुझे आगे नहीं जाने देंगे। वो नींद नहीं थी, वो मौत का संकेत था। जो डिनर है मैं 12 बजे करता हूँ, रात को 3 बजे सोता हूँ, तो क्या मैं मेरी गट हेल्थ खराब कर रहा हूँ यहाँ पे? पर मैं नींद 8 घंटे की पूरी करता हूँ। आप नींद पूरी जो करो। पिज्जा ऑर्डर करता है वो भी तो बता। हाँ मतलब वही काम से रोटी नहीं खाता तो रोटी नहीं पिज्जा ऑर्डर करता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरी बॉक्सिंग के ही कोई एक मैच में, जिसमें बहुत ज़्यादा ईगो फाइट हो गई थी, उसमें मेरे एक इंजरी हो गई और यहाँ का शोल्डर मसल मेरा टीयर हो गया था, टेंडन टीयर हो गया था। मार्केट में खड़ा था, फ़ोन कर रहा था किसी को वो, और कोई एक आया स्नैच करके ले गया उसका फ़ोन। उससे 4 कदम नहीं भागा गया, 5वें कदम में तो वो रोड पे गिर गया, ऐसे मतलब छिल गया वो अच्छे से। बहुत एक घंटा देखता हूँ लोग ट्रेडमिल पे भागते हैं, आप अपने गोडे ख़राब कर रहे हो। मैं हूँ वो। हाँ, मेरे को ना किसी ने बोला था एक बार कि सुबह उठ के ना खाली पेट वाइट पेठे का जूस पियो। हाँ, बड़ा स्वाद होता है फिक्का फिक्का सा। हाँ। मैं अपनी गट हेल्थ ठीक करने के लिए कौन से फूड्स मैं खाऊं जो इम्प्रूव करेगी, या ऐसा कुछ भी होता है कि अगर एक बार खराब हो गई तो इट्स नॉट रिवर्सिबल? ऐसा नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। तू नशे छोड़। ये काटेगा भाई, ये पागल इतना कैसे बोल रहा है? जो मुझे लगता है ना, क्या ट्रेनिंग होती है एथलीट्स की, क्या ट्रेनिंग होती है नॉर्मल पॉपुलेशन की, क्या ट्रेनिंग होती है ना। कोई स्पेशल पॉपुलेशन है जैसे बीपी अस्थमा का पेशेंट है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कैसे ट्रेन करना है, ये धीरे धीरे मैंने पढ़ के ही नॉलेज गेन करी है और मैं उसी पे ही अब वर्क कर रहा हूँ। मतलब लिटरली जो 3 दिन से सोया नहीं है बंदा, उसका हाथ काम नहीं करता पेन चक के कि मैं अपना नाम भी लिख दूँ। मैं वो कर रहा हूँ इसको नेवर स्लीप पे, कि पता नहीं ना स्लीप होने पे वो शट ना हो जाए। हेलो, हाँ ठीक है, ओके Never say never. ओके ओके। Pick it up, pick it up, pick it up, 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 up. Never say never. ये डाल देंगे हम। हाँ जी, तो पहले कहाँ से स्टार्ट करें? नाम क्या है चैनल का? चैनल का चैनल का नाम नाम हम अगले पॉडकास्ट में सोचेंगे। पहले मैं डालूंगा, फिर मैं नाम बताऊंगा। मैं बताऊंगा वो सर्च कर लेना, ऐसे देख लेना। नहीं हम टाइटल देंगे सीधा, वो सर्च करना, नाम तो अभी हमें भी नहीं पता है। हाँ, मैं करूँ इंट्रो दूँ? हाँ दो। ओके, तो आज माय मोस्ट फेवरेट राजेश पाल। सीधे ही बस इतने ही। बाकी आप बताओ अपने बारे में। नहीं नहीं, देखो मैं कुछ सोच के अच्छा बोलता हूँ। ओके, सीरियस फेस लेके बोलना है ना। ये दिखेगी तो नहीं, कॉपी तो नहीं आ रही? इतना इतना ही आ रहा है क्या? ठीक है। ऐसा कुछ बोलूँगा आज के हमारे गेस्ट जिन्होंने फिटनेस में काफ़ी कुछ अचीव किया है, ऐसा कुछ। या ऐसे कर लो जैसे वो राशिमानी और वो करते होते हैं राज साइड में। बोलता है। नहीं वो साइड में आके बोलता है, तब गेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ टू द कैमरा ऐसे देख के बात करता है अलग से। उसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद सीधा पॉडकास्ट शुरू होता है। अपने अलग से वो टेक लिए? हाँ तो क्या दिक्कत है? नहीं यहीं पे दे देते ना। मतलब ऐसे देख लो डायगनली, कैमरे में हाँ, देख के बोलो कैमरे को और फिर देख लो। पॉडकास्ट स्टार्ट। लैक ऑफ प्रिपरेशन। इतना सच नहीं बोलना होता दूसरी पॉडकास्ट में। ओके, तो आज के हमारे गेस्ट मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। इन्होंने फिटनेस की इंडस्ट्री में और बॉक्सिंग की फील्ड में कुछ बहुत ही अच्छा अचीव किया है और बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचे हैं। तो आज नहीं यार, फ्लो टूट गया। यार ये टेक तो हम बाद में भी दे सकते हैं ना आराम से, हाँ, है ना? ओके। सो प्लीज वेलकम राजेश पाल। राजेश भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मम्मी कैसी हैं? सब बढ़िया। लिखो 98 999 नहीं। कैसे हो? कैसे स्टार्ट करें भाई? हाँ हाँ कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ।
बहुत सीरियस हो गया, मैं बहुत अच्छा हूँ, ज़्यादा मुंह ना लगो मेरे। क्यों? आप अच्छे क्यों हो? नहीं, आप सीरियस हो गए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा कल पहले अपने पास ना बफर टाइम था जोन में आने के लिए। कोई नहीं, आज भी लो अपना टाइम, फिर क्या होगा। हम्म। तो हाँ जी, तो कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले मैं मेरा इंटरव्यू दे देता हूँ। ये मैं बोलूँगा फिर इंट्रो देना, ठीक है? दोबारा करते हैं। तो राजेश भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। और तो ब्रीफ अपना एक इंट्रो दे दो सबसे पहले। आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपने क्या क्या कर रखा है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, और अभी प्रेजेंट तक आप क्या कर रहे हो? 10th या 12th से आप स्टार्ट करो। सो मेरा नाम राजेश पाल है और मैं गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। स्टार्टिंग से ही मैं स्पोर्ट्स में था। 10th और 12th मैंने गंगानगर से ही करी है। उसके बाद मैं बाहर गया, जयपुर गया, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पटियाला से करी। तो स्टार्टिंग से मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। स्कूल्स के एनुअल मीट में है ना पार्टिसिपेट करना, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे अच्छे लेवल के। पूरा साल वेट करता था कि भाई एनुअल मीट कब आएगी और मैं कब उसके अंदर पार्टिसिपेट करूँगा। इवन एक गेम नहीं था कि मैं 100 मीटर भागना, उसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर, उसके बाद 3 लेग रेस, फ्रॉग रेस, जो बच्चों की जो भी होती थी उस टाइम में, है ना। तो वो सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था और मुझे फ़र्स्ट आना ही पसंद था कि मुझे फ़र्स्ट आना है। क्लास में तो कोई कंपटीशन था ही नहीं मेरा होता था कंपटीशन जैसे रिले रेस में भगा दिया 12th क्लास के बच्चे के साथ में। तो वहाँ पे भी जो मैंने अपना किया है, अपना मैंने जो परफॉर्म करना था वो मेरा बेस्ट होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते कंपटीशन दिमाग में रहता था, है ना। स्कूल टाइम में बहुत मतलब टीचर्स और बच्चे जो मेरे को जानते थे ना, वो स्पोर्ट्स के थ्रू जानते थे कि हाँ भाई स्पोर्ट्स में तो यार तगड़ा है ना। फिजिक वाइज भी मैंने अच्छा खाना है, खुद से कोई नॉलेज नहीं, खुद से ही पता कि ये अच्छा खाना है, इतना खा लूँगा, है ना, इतना दूध पी लूँगा तो ऐसे स्ट्रांग हो जाऊँगा, ये कर लूँ। तो ऐसे ऐसे करते धीरे 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 मेरी रुचि उसी के अंदर, इंटरेस्ट उसी में था। धीरे धीरे मैं जैसे मैंने 10th क्लास कंप्लीट करी उसके बाद मैं बॉक्सिंग के अंदर आया। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और यहाँ पे कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट वाइज में मेरा ऐसा था कि यहाँ पे मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। मैं काफ़ी अपने आप को अच्छा मानता था कि हाँ काफ़ी अच्छा हूँ, है ना। और जब स्टेट खेला, फर्स्ट स्टेट मैच खेला, चैम्पियनशिप खेली, तो वहाँ पता लगा कि हाँ भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया। बट इनिशियली स्टार्ट मैंने स्कूल से ही किया था और अब आगे आगे धीरे धीरे जैसे मैं चलता गया, 10th हुई, 11th हुई, 12th हुई, उसके बाद मैं नेशनल्स गया। उसके बाद मैंने गेम भी चेंज करके देखा, उसमें मैं वुशू भी गया, किक बॉक्सिंग भी खेली, उसके अंदर मेरे नेशनल में गोल्ड मेडल। तो घर पे आने के बाद अचीवमेंट्स, अखबार में नाम आना, है ना, और रेडियो स्टेशन में मेरा इंटरव्यूज़ हुए। तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि यार ये तो मेरे को बहुत कुछ मिल रहा है इसके थ्रू। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैंने इसके अंदर पूरा ही अपने आप को झोंक दिया कि हाँ भाई मैंने यही करना है, मेरी आगे की जर्नी इसी में ही होगी। बट कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जैसी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो वहाँ कॉलेज टाइम में भी मैंने इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटीज़ गेम खेले, आगे नेशनल गेम्स भी खेले। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे बॉक्सिंग के ही कोई एक मैच में जिसमें बहुत ज़्यादा ईगो फाइट हो गई थी, उसमें मेरे एक इंजरी हो गई। इंजरी ऐसी हुई कि मैं उसको रिहैब नहीं कर पा रहा था, बहुत टाइम लग गया। और यहाँ का शोल्डर मसल मेरा टीयर हो गया था, टेंडन टीयर हो गया था। तो ना नॉलेज थी, ना गाइडेंस थी, है ना किसी को बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। बस ये था कि कंपटीशन आ गया, खेल लिया, वापस ख़राब हो गया, घर बैठ गया। जिम जा रहा हूँ या कहीं वर्कआउट कर रहा हूँ, पेन आ रहा है, फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि गाइडेंस ही नहीं थी। उसको सही कैसे करना है, फिजियो करवाना है, उसको रिहैब करना है, इसकी कोई गाइडेंस नहीं थी, खुद से ही किया। धीरे धीरे नॉलेज आई, धीरे धीरे लोग मिलने लगे। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अब थोड़ा अपने आप को इस चीज़ को सही किया। बट गेम मेरे को उसके लिए छोड़ना पड़ गया क्योंकि वो जो फोर्स जो पहले बन रही थी वो फोर्स बाद में नहीं हो पा रही थी। तो काफ़ी मेंटली डिप्रेस्ड हो गया था, चीज़ें अपनी जगह नहीं जा रही थी जैसे पहले जा रही थी कि कंटिन्यू अचीवमेंट अचीवमेंट अचीवमेंट, और उसके बाद फिर ऐसे हुआ कि अचीवमेंट नहीं आ रही, कोई मेडल ही नहीं लगा। तो एक माइंडसेट ऐसा हो गया था कि यार डिप्रेस्ड हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्या करूँगा, क्योंकि आगे और कोई चीज़ आती नहीं है मुझे करनी, है ना। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि सारे गवर्नमेंट से थे, फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंड मदर सारे गवर्नमेंट में थे। तो एक उनका हल्का सा प्रेशर तो रहते ही यार गवर्नमेंट। तो मैंने ये सोचा कि क्या पता स्पोर्ट्स के थ्रू मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो एक उसके लिए भी बहुत मेहनत कर रहा था मैं। बट यहाँ थोड़े से सिस्टम ही अलग है, टैलेंट्स को नहीं देखा जाता आजकल, पॉलिटिक्स भी आ जाती है इसमें, सारी चीज़ें आ जाती है। तो कहीं ना कहीं दब भी गया था मैं, बोल नहीं पा रहा था, आगे नहीं जा पा रहा था,
कोई मेरे फार्म फिल नहीं हो रहे हैं, कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ऐसे कर करते डिप्रेशन में आ रहा, क्योंकि घर वाले कोई ऐसा स्पोर्ट्स फील्ड में है नहीं जिसको नॉलेज हो। वो बस ये है कि बच्चा कर रहा है, ठीक है, अपनी हेल्थ सही है उसकी, कोई नशे पत्ते नहीं कर रहा है, अचीवमेंट आ रहे हैं, अखबार में नाम आ रहा, तो घर वाले भी खुश थे उस चीज़ से कि हाँ चलो यार ये चीज़ अच्छी है कि ये कर रहा है। और पढ़ाई में मैं उतना अच्छा नहीं था, बट 11th-12th में मैंने अपने आप को थोड़ा सही किया, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स को पता लग गया कि हाँ यार भैया तो बहुत। फिर ऐसे स्कूल में टीचर्स मीट में वो टीचर्स बोले पेरेंट्स को, यार बच्चा पढ़ाई में सही नहीं है तुम्हारा। तो फिर मेरे को थोड़ा सा अपने आप को करने के लिए थोड़ा मैंने पढ़ाई पे भी ध्यान दिया। फिर मेरे को धीरे धीरे पता लगा कि हाँ कर तो सकता हूँ स्पोर्ट्स में, इफ़ नॉट तो मेरा बैकअप क्या होगा, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो मेरा, वो भी जब हुई है जब मेरा शोल्डर ख़राब हुआ है, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा था जो मैं रेगुलरली करता हूँ। फिर मुझे लगा कि यार अब तो ख़त्म ही है, दुनिया ही ख़त्म होगी मेरे लिए। तो फिर मुझे लगा कि यार नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करनी ज़रूरी है। तो आगे अगर कोचिंग भी देता हूँ या मैं एज एन ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो उसके लिए आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, है ना। और आज के टाइम में क्या है, लोग देखते नेटवर्क कैसा है आपका। नेटवर्क जब अच्छा है कि जब आपके बोल अच्छे होंगे, जब आप अच्छे से किसी से बात करोगे ना, तो वो लोग आपसे कनेक्ट कर पाएगा, आपकी चीज़ों को समझेगा और आप उनकी चीज़ों को समझोगे। तो ऐसे करते करते मैंने इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर ही पर्सनल ट्रेनिंग कोर्सेज़ किए, योगा के कोर्सेज़ किए। फिर मैंने अब जो मेरी मास्टर्स थी वो भी मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन से कंप्लीट करी। तो ऐसे ऐसे करते नॉलेज भी ग्रैब कर ली मैंने, और फिर थोड़ा थोड़ा मैं अपने आप को भी अब पोटेंशियली, ठीक है अब मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं हूँ, तो मैं ट्रेनिंग फील्ड में कैसे और अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे धीरे धीरे इसके अंदर आने के बाद ट्रेनिंग लाइन में आया कि मैंने ट्रेनिंग देनी है न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में, शेड्यूल्स कैसे बनते हैं, क्या ट्रेनिंग होती है, एथलीट्स की क्या ट्रेनिंग होती है, नॉर्मल पॉपुलेशन की क्या ट्रेनिंग होती है ना। कोई स्पेशल पॉपुलेशन है जैसे बीपी अस्थमा का पेशेंट है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कैसे ट्रेन करना है, ये धीरे धीरे मैंने पढ़ के ही नॉलेज गेन करी है, और मैं उसी पे ही अब वर्क कर रहा हूँ। तो इस फील्ड में नॉलेज तो आपको बहुत अच्छी है ना। लेकिन मैंने देखा है जैसे फिटनेस, डाइट, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स, इसमें ना मिथ्स हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे फिट का मतलब ही नहीं पता लोगों को। बी फिट का मतलब होता है 6 पैक एब्स हैं तो हम फिट हैं, नहीं तो हम फिट नहीं है। तो हेल्दी क्या होता है, फिट क्या होता है, फिटनेस क्या होती है, ये बताओ। देखो दोनों अलग चीज़ है, हेल्थ बिल्कुल अलग चीज़ है और फिटनेस बिल्कुल अलग चीज़ है। देखो हेल्थ के अंदर क्या होता है कि ओवरऑल बंदे की हेल्थ को जाना जाता है, जैसे कि मेंटली भी हेल्थी है वो, फिजिकली भी है, अब तो स्पिरिचुअली भी कहते हैं कि बंदे को हेल्थी होना चाहिए। माइंडसेट तभी बनेगा ना उसका, है ना। हाथ पैर सही चल रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, खान पान उसका सही है, तो वो बंदा हेल्थी है। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि फिजिकल फिटनेस आपकी, है ना, फिजिकल फिटनेस आपके मसल्स अच्छे हैं, आप दिख रहे हो अच्छे, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप फिट हो। बट हेल्थ में ओवरऑल जिसमें सीनियर सिटीज़न भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, है ना, लेडीज़ भी आ जाती है, यंग लेडीज़ भी आ जाती हैं, एथलीट्स भी आ जाते हैं, तो वो ओवरऑल हेल्थ है, जैसी हेल्थ है अपनी, है ना, कह सकते हैं कि यार ठीक है हम सही चल फिर सकते हैं, खा सकते हैं, कूद सकते हैं, जो भी है नॉर्मल डेज़ की डे टू डे लाइफ जो हमारी एक्टिविटी है, तो हम हेल्थी हैं। जो आदमी जो कभी जिम नहीं गया वो सोचता है कि यार मैं अब जिम जाना शुरू करता हूँ, ज़िंदगी में पहली बार जिम जाएगा, तो उसको फिटनेस की डेफिनेशन ही नहीं पता। वो कहता है कि अगर मेरे जब एब्स नहीं निकलेंगे जब तक मैं फिट नहीं हूँ, है ना। तो ये इस पे बताओ। देखो फिटनेस ना सिर्फ एब्स निकालने को नहीं है। एब्स देखो बहुत ज़्यादा बंदा लीन होगा ना, पतला होगा, तो उसके वैसे ही एब्स दिख रहे हैं। बट जो मोटे से पतला होके जो एब्स बनाना चाहता है ना, तो जो वो उसकी जर्नी होगी ना, वो एक फिटनेस की जर्नी होगी, है ना। वो कम करेगा, वो डाइटिंग करेगा, उसको कंसिस्टेंट बना रहना पड़ेगा, है ना। एक ही चीज़ को नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। उसका पानी, वाटर इनटेक, है ना, उसका खान पान हो गया, उसकी स्लीप साइकिल होगी, मेंटली कितना वो प्रिपेयर है उस चीज़ को, वो जो ड्यूरेशन होएगा ना, वो उसको फिटनेस कहते हैं हम, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ 6 पैक्स एब्स से ही बंदा फिट नहीं दिखता, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से, उसके ओवरऑल एक्टिविटी से, कितना फिजिकली वो चीज़ें कर सकता है, वो बंदे को फिट कहलाता है। मतलब वो बंदा, मुझे लगता है कि ये परफेक्ट बंदा फिट है इस टाइम, है ना। तो ये चीज़ है। ठीक है। तो बॉक्सिंग में आप नेशनल खेले हुए हो, है ना। बॉक्सिंग के बारे में बताओ, बॉक्सिंग क्या है। बड़ा एकदम से लोगों का इंटरेस्ट जागा है बॉक्सिंग में पिछले कुछ सालों में, है ना। तो बॉक्सिंग है क्या, किस लेवल की डेडिकेशन मांगता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, करियर बनाना पॉसिबल है भी या नहीं है, वो बताओ।
देखो, जो मैंने स्पोर्ट्स चूज़ किया था ना, ये प्रॉपर कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स है ना, इसके अंदर आपको मार खानी भी है और मारना भी है ना। बट ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए सीख लिया कि भाई मेरे को 25 हाथ पैर चलाने आ गए, अब तो मेरे से कोई भिड़ ही नहीं सकता है ना, ये चीज़ नहीं होती है। तूने इसीलिए सीखी थी ना? नहीं, सही सीखी थी। सही सीखी थी। तो ये चीज़ है कि जैसे कॉम्पैक्ट गेम है ना, इसके अंदर आपका क्या है ना, अगर जैसे आप सीखोगे फर्स्ट मंथ आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को करने के लिए ना, तो आप बहुत डेडिकेटली सीखोगे। बट बंदा वही टिकता है उसके अंदर जिसको लगता है कि मेरे को इसके अंदर कुछ अचीव करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, बंदे की रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे बन जाते हैं इसके अंदर, है ना। बाकियों से मुझे लगता है 1% तेज हो जाता है बंदा रिफ्लेक्शंस के मामले में, क्योंकि बॉक्सिंग के पंच आ रहे हैं, बंदे को मूव करना है वहाँ से, है ना, वहाँ से नीचे स्लिप करना है, डाउन जाना है, लंज लगाना है, साइड्स में बचना है, तो बंदे के रिफ्लेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं बंदे के। तो ये चीज़ है जो मुझे लगता है बॉक्सिंग के अंदर जो प्लस पॉइंट देती है बाकी ओवरऑल स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। उसके रिफ्लेक्शंस अच्छे होते हैं, उसकी स्पीड अच्छी होती है ना। वो अपने वेट को मैनेज करके रखता है। हमें क्या होता है, सबसे मेन हमारा ये होता है कि वेट को मैनेज करके रखना। आप जिस कैटेगरी में खेल रहे हो ना, आपको वही वेट पूरे साल मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब करो फिर थोड़ा कट करके आप गेम खेलो, तो ऐसा करना होता है। तो ये भी बहुत एक टफ है चीज़, है ना, कि आजकल लोगों का वेट ही नहीं स्टेबल रह पा रहा। थोड़े दिनों में वर्कआउट छोड़ा, मोटे हो जाते हैं, बहुत सारा करने लगे, एक्सट्रीम लेवल पे कम कर लिया, वैसी जैसी रूटीन पे आते हैं तो फिर मोटे हो जाते हैं। तो हमें तो पूरा साल ही वो मेंटेन करके और उसी में हार्ड वर्क, सेम चीज़ करनी है, सेम ही रिपीट करनी है, रोज़ एक ही चीज़ करनी है ना। थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, पंचेज निकालना है, बस उसी के अंदर कितने आप मास्टर कर सकते हो, अपने आप को बना सकते हो। ऐसे ऐसे करके बंदा परफेक्टली स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बॉक्सिंग के लिए प्रिपेयर हो जाता है। फिर उसके टूर्नामेंट्स है, उसका अपोनेंट उससे 4 गुना अच्छा भी हो सकता है ना। तो वहाँ पे तो वो जैसा आप अपना लेवल सेट करके जाओ, आपको रिजल्ट वहीं मिल जाएंगे। तो अब जैसे एक बॉक्सर है, उसने नया नया सीखना शुरू किया है, तो उसकी लर्निंग जर्नी में उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखो, स्पोर्ट्स है ना, ऐसी चीज़ है, मैं खुद की पर्सनली अगर मैं बाकियों का नहीं बता सकता, मैंने सीखा था, ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ को लेके सीखा या मेरे को कुछ, या मेरे कोई पीछे से आ रही है कि मेरे पापा बॉक्सर है, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जो सीखा था ना, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा नेचर बिल्कुल काम डाउन है, बहुत पेशेंस रखता हूँ मैं अपने आप को, किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं। क्योंकि काफ़ी जने मैंने ऐसे देखे हैं बच्चे जो सिर्फ लड़ने के लिए आते हैं कि यार अगर मेरे को 4-5 मूव्स आ जाए ना तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, है ना। और ये बेस्ट चीज़ भी है। एक मैं तो कहूँगा कि हर बंदे को थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ़ डिफेंस आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ डिफेंस आज के टाइम में ऐसे है कि आपके साथ कुछ भी होता है ना, तो आप अपने आप को उस जगह से बचा के निकल सकते हो, तो ये आना भी ज़रूरी है। बट किसी के यूज़ करना है वो चीज़ सही नहीं है। और बॉक्सिंग के लिए मैं ये बताऊंगा, अगर वो लर्निंग इनिशियली स्टेज पे है ना, तो वो अपने आप पे वर्क करेगा। बच्चे को पता है अगर कंपटीशन है मेरा, तो वो अपने आप ही वर्क करेगा, उसका जो कोच उसको गाइड करेगा, वो वैसे ही धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा और वो कंपटीशन के लायक होगा। देखो, इसका मैंने ये देखा, कोई टीम वर्क नहीं है, इंडिविजुअली गेम है। जितनी बंदे की प्रैक्टिस होगी ना, उसको रिजल्ट उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन कंपटीशन होगा, कि हाँ मेरी इतनी प्रैक्टिस थी, इतना मैंने किया है, और उसी दिन उसको रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अगली बार और अच्छे से करके आऊँगा तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है इसके अंदर। नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने कि बच्चे सीखते हैं कहकर सेल्फ डिफेंस का, और फिर स्कूल में कॉलेजेस में दूसरों को बुली करते हैं। और ये घर जाके छोटे भाई को कूट दिया। हाँ, वो तो मैंने सीखी थी। तो नहीं तो अच्छा, इससे ना रिलेटेड मुझे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि जैसे हम कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में जैसे विनिंग प्राइज़ होता है, बट जैसे आपने कहा कि आपकी इंजरी हुई, तो आपके पास एक माइंडसेट था कि अगर ये नहीं तो आई विल बिकम अ ट्रेनर। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में क्या बॉक्सिंग में करियर बन सकता है, और बन सकता है तो कितना डिफ़िकल्ट है, क्या प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। देखो, फॉरेन का तो मैंने सुना है काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि ना ये बहुत, मतलब अगर आप ओवरऑल सब चीज़ों को देखें ना, तो ये कुछ परसेंटेज में आता है कि यार कोई इंटरेस्टेड होगा 100 में से, यार कोई जैसे नया बंदा है या बिजनेसमैन है, कि कोई किसी के अंदर होगा कि यार मुझे ना बॉक्सिंग सीखनी है। मतलब मैं सिर्फ बॉक्सिंग है, वो बहुत सारे गेम है जो ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं लोग। बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, अगर वो कोई गेम खेलना पसंद करेगा ना तो वो बैडमिंटन खेलना पसंद करेगा। बट कॉम्बैक्ट में आना ना, वो वैसा ही जो उसका नेचर होगा ना, वही बंदा चूज़ करेगा कि यार मुझे ना ये चीज़ सीखनी है, मतलब इसके थ्रू करनी है ना। अग्रेशन होना चाहिए, अग्रेशन होना चाहिए, होना बहुत चाहिए, ज़रूरी है, अग्रेशन होना चाहिए,
ठीक है, बट सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हो तो बहुत अच्छा है। हाँ, जो बॉक्सिंग का वर्कआउट भी है ना, अगर मैं आपको ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ बॉक्सिंग का वर्कआउट कराऊँ ना, तो ये सबसे बेस्ट मैं कह रहा हूँ। कार्डियो की एक्सरसाइज अगर जो करते हैं ना लोग, बहुत तगड़ा इंड्योरेंस बनेगा आपका, स्टेमिना बहुत अच्छा बनेगा। तो मुझे लगता है बॉक्सिंग सीखना चाहिए, सभी को सीखना ही चाहिए। एक क्यूरियस क्वेश्चन है, जब आप एक मैच में होते हो, जब आप पंच लैंड कर रहे होते हो फुल पावर के साथ, तो ऐसा फील होता है नो मर्सी अब तो गया? हाँ, बहुत बारी होता है वो जो क्या फील होती है उसके बाद की ओ ये तो अच्छा गया? नहीं पता है, ऐसा कह भी सकते हैं, बट जब आप देखो कोई कितना भी कैसा भी कंपटीशन हो, चाहे वो स्टेट लेवल नेशनल लेवल का होगा, जितना बड़ा कंपटीशन होगा ना, उतना ज़्यादा बंदे का ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होगा उसके लिए। एक होता है कि आप 10 जनों के सामने कर रहे हो, एक आपको पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, स्कूल के असेंबली में भी अगर बच्चे को बोलते हैं ना गाना गाने के लिए 10 लोगों के सामने, तो वो बंदे का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लग हो जाए। जाता है। सेम ऐसे ही हमारे साथ होता है। वहाँ पे हमने सीखा है, लेकिन हमें पता है हमसे 21 ही है वो प्लेयर, है ना। जब उसके साथ फाइट होती है ना, तो बंदे का ब्लड प्रेशर ऊपर होता है। जब वो खेलने जाता है, खेलने के बाद जैसे ही स्टार्ट होता है, सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है। फिर उसका जो उसने पूरे साल मेहनत करी, जो चीज़ उसकी परफेक्ट है, अगर उसका डिफेंस परफेक्ट है ना, तो वो डिफेंस ही करेगा ज़्यादातर, डिफेंस करके ही हराएगा। और अगर उसका अटैक अच्छा है तो वो अटैक करके हराएगा उसको। बट आपने बोला कि पंच, है ना, वो फील होता है एक टाइम पे, जब पंच आपका प्रॉपर लैंड होता है ना, तो एक सेकंड होता है, आय हाय मज़ा आ गया यार, ये लगा है ना, ये लगा है। निकालना था अंदर से। हाँ, क्योंकि जो वो पंच की साउंड भी होती है ना, जब ग्लव्स टकराते हैं ना, चाहे वो फेस पे हो चाहे वो बॉडी के ऊपर हो, तो वो थोड़ा सा फील होता है कि हाँ यार लगा है इसके, ठीक है। जहाँ लगा बंदे के अंदर, मैं कह रहा हूँ एक मिनिमम जो सेकंड्स होता है ना, वहाँ से अगर वो बंदा थका हुआ है ना, अगर एक सामने वाले का लैंड हो गया पंच अच्छे से, तो उसके अंदर पता नहीं, मेरे अंदर मुझे नहीं पता कि बाकी में, बट मैंने सभी को देखा है, 1% थोड़ा सा सामने वाला डगमगाया है ना, उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है जैसे वो नया रीस्टार्ट हो गया, और फिर उसके बाद वो लग ही जाता है कंटिन्यू, क्योंकि उसको पता लगा ये हारने वाला है, बस इसको ख़त्म कर दूँ मैं। तो ये चीज़ रहती है। और मेरे को ये देखो, आप ये खुद सोचो, जो बंदा इतनी देर से फाइट कर रहा है, थका हुआ है, और एक पंच अच्छे से लग जाए और सामने वाला लगे कि बस ये खत्म है, अगर मेरा आखिरी मौका है ये मेरे पास 5 सेकंड, अगर 5 सेकंड में 2-3 मैंने और अच्छे से लैंड कर दिया ना, तो खत्म है मैच। तो उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है ना। तो यही प्रैक्टिस है इस चीज़ की, है ना। बहुत टाइम लगता है इसको, और बहुत पेशेंस का गेम है। हर किसी की बस की बात नहीं, मुझे ये लगता है ना। आज बच्चे करते हैं ना, मुझे देख के तो एक वो कीड़ा तो रहते ही अंदर, यार ये कर रहा है ना, मज़ा आ रहा है इसको देख के आवाज़ ना। आ रही है जब हाँ सैंड बैग पे मार हाँ, रहे हैं वो। बैग पे कर रहा है बंदा, पैडिंग पे कर रहा है ना, तो वो चीज़ है। बट देखो, चीज़ें तब अच्छी लगती है जब आपको प्रॉपर गाइडेंस रहे उसके अंदर, है ना। तो मुझे लगता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस की कमी रह जाती है, ठीक है। इसलिए प्लेयर्स नहीं निकल पाते, शायद मेडल भी इंडिया के इतने नहीं लग पाते, कहीं ना कहीं लैग करते ही हैं हम, है ना। आप फॉरेन में चल जाओ, बंदे को माइंडसेट ऐसा कर देते हैं, कुछ नहीं सोचना तेरे को, ना फाइनेंशियली सोचना, ना डाइट के बारे में सोचना, ना तेरे कोई भी चोट लगती है साथ के साथ रिहैब होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, खुद करना पड़ेगा डाइट, खुद उठ के जाना पड़ेगा अकेडमी। आज अकेडमी नहीं गए, 2 दिन अकेडमी नहीं गए, कोच पूछेगा आ नहीं रहे, आपने कोई बहाना मार दिया कि मैं इसलिए नहीं आ रहा, तो अगले दिन से कोच भी नहीं पूछेगा। बट फॉरेन के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे मतलब आपको करना है ना, तो आपको हर एक चीज़ से सपोर्ट। तो जब पैसे ही गवर्नमेंट दे रही है, या पैसे ही कोई है ना पीछे से आ रहे हैं कहीं से, तो बंदा क्यों ही ना करे कि भाई मेरे को तो क्या ही है, करना ही है। और जहाँ खेला वहाँ पैसे आए, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो भाई फेम भी मिल रहा है, फेम के साथ में बंदा और क्या चाहिए इसके अंदर, है ना। यहाँ पे ना तो फेम है ना पैसा है, बंदे को खुद से करना है। फेम एक, अब थोड़ा सोशल मीडिया अच्छा हो गया तो बंदे को फेम मिलने लग गया कि खुद से हाँ कर लिया, कुछ वीडियो अच्छी बना दी, कुछ अलग टैलेंट है, कुछ अलग दिखा दिया, तो वो बंदा फेम के पीछे कर रहा है। बट अगर पैसे के लिए देखा जाना तो बहुत स्ट्रगल है इंडिया। और बताओ जी, क्या चल रहा है इन दिनों? देखो, इन दिनों मैंने अपना खुद का एक जिम सेटअप किया है, जो प्रॉपर फंक्शनल मूवमेंट्स का जिम है, क्रॉसफिट जिम है, ठीक है। क्रॉसफिट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉसफिट है जो ओवरऑल फंक्शनल मूवमेंट्स को लेके बना हुआ है, जिसमें आपका वेट लिफ्टिंग, जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, एंड्योरेंस, प्लस आपका जिम्नास्टिक मूव्स है ना। तो ओवरऑल जो सारी फिटनेस की ये कंटेंट्स हैं, ओवरऑल सबको मिला के जो बनता है ना, वो क्रॉसफिट है, ठीक है। इसमें ये हाई एंड्योरेंस, मतलब अगर आप स्पेसिफिकली इसके गेम्स भी होते हैं क्रॉसफिट के, बट अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो क्रॉसफिट ओवरऑल जो बंदे को फिजिकली फिट करती है ना, तो वो चीज़ है क्रॉसफिट। और ये क्रॉसफिट नॉर्मल हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग से अलग कैसे है? देखो,
बॉडी बिल्डिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मसल गेन के लिए है, साइज स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। आप स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, आपकी मसल गेन हो रही है, तो वो एक काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कह सकते हैं अपने, या फिर वो प्रॉपर जो जिम का नाम लेते हैं कि जिम में क्या चल रहा है, तो सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं। क्रॉसफिट नहीं है, क्रॉसफिट के अंदर आप इंड्योरेंस पे भी वर्क कर रहे हो, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी इन्हेंस कर रहे हो, आप अपना वेट लिफ्टिंग के मूव्स भी इन्हेंस कर रहे हो, प्लस आप जिमनास्टिक भी कर रहे हो, जिसमें जिमनास्टिक में बहुत सारे मूव्स आ जाते हैं, हैंड स्टैंड वॉक हो गया, बार मसल अप हो गया। तो इससे भी देखो बिल्कुल अलग सी चीज़ हो रही है, आपके सारे मसल्स यूज़ हो रहे हैं, और वो भी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स, डाइट, न्यूट्रिशन, फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, जिम और बॉक्सिंग, इन सब की नॉलेज आपको बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस भी है। और अब तो एज अ जैसे आपने जिम शुरू किया तो डेफिनेटली बिजनेस भी माइंड इंसान का चलता ही है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ हम फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत बहुत ना लुक्रेटिव और ग्लैमरस सा लगता है कि बॉडी बिल्डिंग करेंगे, है ना, बॉडी की साइज बढ़ जाएगा, सिमेट्री मस्त लगेंगे ऐसे, है ना। तो उसके बारे में बताओ। मतलब एक रियलिटी चेक दे दो कि जो अभी शुरू कर रहा है वो बॉडी बिल्डिंग, अगर मतलब जिम उसने आज पहले दिन कदम रखा है तो वो क्या सोच के जाए और उसको क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। देखो एक्सपेक्टेशंस तो बंदा लेके जाता है जिम में, है ना, जाएगा ना तो वो अपने दोस्तों को देख के, या किसी कोई आइडियल फिजिक होगी उसको देख के, या कोई उसका कोई फेवरेट बंदा होगा उसको देख, है ना, या फिर कोई, है ना, इन्फ्लुएंसर्स है आजकल तो, है ना, बहुत फास्टली ग्रोइंग हो रहा है, तो वो उनको देख के जाते हैं कि यार मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है, मैं अब स्टार्ट करूँगा। और मैंने ये मतलब बंदा माइंडसेट में उसको ये नहीं पता उसका क्या बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या बॉडी टाइप है ना, कितना वो फैलेगा, कितना वो लंबा होएगा, क्या वो खाएगा, कैसे वो करेगा, उसको नहीं, वो सिर्फ देख के क्या जा रहा है कि मैं ऐसा बन जाऊँगा। बहुत अच्छी भी चीज़ है कि जाना चाहिए देख के, बट उसको ये भी चीज़ें रियलाइज़ होनी चाहिए कि भाई अगर मैं करूँगा तो मेरी फिजिक कैसी बनेगी। एक मैंने ना चीज़ और नोट की है, जैसे कोई बिल्कुल पहली बार जब कोई बंदा जिम जाता है ना, वो जाके रिसेप्शन पे जो भी है या ट्रेनर है उसको जो बोलता है, मुझे ना बॉडी नहीं बनानी, मुझे ना बस नॉर्मल फिट होना है कि मैं बस इसलिए जिम आया हूँ। ठीक है, मेरे को ना अच्छे लगने चाहिए पहने हुए। हाँ, ये होता है। या फिर उसको एक मिथ्स होती है, जैसे जिम जाने से हाइट छोटी रह जाती है, ये बहुत मिथ लोगों के मन में होता है। तो वो जाके बोलता है कि मुझे ना बॉडी नहीं बनानी, मुझे नॉर्मल ना फिट होना है, और 2-3 महीने के अंदर अंदर वो खुद बता रहा होता है भैया लैट पुल डाउन ना ऐसे लगानी है, आपके मसल पे आएगा नहीं तो सही से। देखो वो तो इंडिया है, आप एक दूसरे का ना, मतलब एक ईगो होती है, आज तू भाई इतना वेट चक रहा है, अभी बताता हूँ मैं, वो भले कोई और एक्सरसाइज कर रहा हो उस टाइम में बंदा, लेकिन वो आएगा, अच्छा डेडलिफ्ट में इतना वेट मारा, मैं बताता हूँ देखो मैं कितना लगा रहा हूँ। वो थोड़ा सा ईगो रहता है लोगों के अंदर, ठीक है, कि ये मेरे सामने, या फिर उसके सामने ऐसी ऑडियंस है, कह सकते हैं कुछ लड़कियां हैं सुंदर सुंदर, उसको लग रहा है कि अच्छा भाई मेरे सामने, हाँ, तो फ्लेक्स कर रहा है तो मैं आके डाल दे, और वेट डाल के लगा रहा है, भले गलत लगा रहा है बट वो लगाएगा, है ना। तो वो चीज़ें तो रहती है, बट देखो फिटनेस है ना, बहुत चीज़ें डीपली सोच के जाए ना तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। आप घर पे वर्कआउट करके भी फिट हो सकते हो, आप ग्राउंड में जाके भी फिट हो सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ जिम में ही जाके आप फिट हो सकते हो। जो मेरी जिम है, क्रॉसफिट जिम है, उसके अंदर ना लोग आते हैं, देखते हैं यार ट्रेडमिल ही नहीं है इनके पास, मतलब हम कैसे फिट होएंगे भाई, ट्रेडमिल ही नहीं है, रनिंग वार्म अप कैसे करेंगे। और जब हम करवाते हैं ना 40 मिनट के अंदर कहते हैं भैया फ़ोन आ गया घर से, मैं जा रहा हूँ क्यों, मैं कहा ऐसा क्या, मतलब हमारी जो कराने की ना सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज, ठीक है, कुछ ऐसे मूवमेंट्स जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं बॉडी वेट से ही करने में, ठीक है, और पुलअप्स लगाना हो गया, पुशअप्स लगाना हो गया। मोस्ट प्रोबेबली आज के टाइम में जो सारे मिस्टेक्स करते हैं, एक एक्सरसाइज का मैं नाम लूँगा, वो स्क्वाट्स है। स्क्वाट्स लगाते टाइम हर बंदा मिस्टेक करता है, उसको कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, कहाँ से बार को पकड़ना है, कितना डीप जाना है, वो बंदा हील चकनी है नहीं चकनी है, सामने देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना, वो गलत लगाता ही लगाता है। नहीं, देखना कहाँ है, इससे भी फर्क पड़ जाता है। ऑफ कोर्स पड़ता है, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, आप नीचे देख रहे हो, बार तो नीचे आ ही रही है, आप नीचे देख रहे हो, आप ऊपर नहीं देख रहे ना, तो आपकी 4 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी ऊपर उठने के लिए। हाँ, अगर आप सामने देख रहे हो तब नॉर्मल, जब आप, अगर आप ओलंपिक लिफ्टर्स को देखोगे ना तो वो हमेशा अपना चिन को ऊपर करके रखता है ताकि वो ऊपर देख के लिफ्ट करके उठे। तो जब आप खुद करके देखोगे ना ये चीज़ का, यार इसका हाँ यार फ़र्क तो पड़ता है इसके अंदर, मतलब इसका इतने सी मूवमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं।
जो लोग मिस्टेक्स करते हैं ईगो में आके भी करते हैं, बट मैं यही राय दूंगा, एक चीज़ को देख लो कि अगर तुम्हें कोई आइडल है तुम्हारा, उसको उसकी डेडिकेशन, उसकी कंसिस्टेंसी, क्या वो खा रहा है, क्या वो पी रहा है, उस सब चीज़ों को भी फॉलो करो, रेदर देन वो टी शर्ट ऑफ करके दिखा रहा है और फ्लेक्स कर रहा है, आपको लगा कि भाई है। कभी भी शॉर्टकट्स में मत जाओ, बहुत टाइम लगता है बॉडी बनाने में, और मोस्टली लोग बहुत टाइम से बिगाड़ के ही आते हैं शरीर को, और वो एक्सपेक्ट करते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, हम तो 6 महीने से कर रहे हैं। भाई तुमने 6 महीने से किया है, बट तुमने ये देखो पिछले 6 सालों से ख़राब किया शरीर को। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर अगर हम बहुत डीपली चल जाएं तो न्यूट्रिशन, पानी का इंटेक, आपकी स्लीपिंग साइकिल कैसी है, आप मेंटली कैसी हो, है ना। जिम आ रहे हो लेकिन आपका ध्यान आपके बिजनेस पे, आपके परिवार में, है ना। आज के टाइम में सब डिप्रेस्ड हैं, बट उन सब चीज़ों को छोड़ के अगर आप अच्छे से वर्कआउट करोगे ना, तो आपको उसका रिजल्ट बहुत। तो जैसे मैंने भी जिम देखी आपकी, एक चीज़ मैंने नोट करी है, आपकी जिम में ना ट्रेडमिल नहीं है। तो जैसे लोग नए आते हैं जिम में, हाँ जी रिसेप्शन पे सर जिम देख लें, हाँ जी देख लो, आने का सर ट्रेडमिल नहीं दिखी, अब मतलब कैसे करेंगे, समझ में नहीं आता। तो भाई उनको आप मतलब कैसे उनको टैकल करते हो, या मतलब ट्रेडमिल क्यों नहीं है आपकी जिम में? देखो इसका मैं नॉर्मल सा एक आंसर दूंगा कि जैसे मैं खुद भी ट्रेडमिल पे बहुत टाइम से रनिंग कर रहा था, है ना, रनिंग करी है, बट मैंने डिफरेंस देखा है, आप ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हो और एक आप रोड पे रनिंग कर रहे हो, दिन और रात का फ़र्क है उन दोनों के अंदर। अच्छा, ये मैंने कॉन्सेप्ट है ना, ये क्रॉसफिट का कॉन्सेप्ट है, आप देखोगे ना क्रॉसफिट के अंदर फंक्शनल मूवमेंट्स होती है, इसमें कोई भी ऐसी मशीन नहीं यूज़ होती जिसके अंदर वो बंदे को खुद फोर्स करने के लिए, आपको खुद करना है फंक्शनली, कि आपका खुद का ही जान लगे उस चीज़ को करने में। तो ट्रेडमिल क्या है, आपने ऑन किया, स्टार्ट किया, वो आपको भगा रहा है, आप बहुत देर तक भागते जा रहे हो, फिर आप जब रोड पे भागोगे ना, आप नहीं भाग पाओगे। ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली करके भी देखी है। इसका ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं। एक मेरा फ्रेंड था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसका इंसिडेंट बताता हूँ उसके साथ क्या हुआ। जैसे हम दोनों साथ में जिम कर रहे हैं, जिम करते थे, काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेडमिल भी करते हैं, मतलब ओवरऑल फिट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसा लगता है हम बहुत फिट हैं। उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मार्केट में खड़ा था, फ़ोन कर रहा था किसी को वो, और कोई एक आया, स्नैच करके ले गया उसका फ़ोन, और फ़ोन लेके गया, उससे 4 कदम नहीं भागा गया, 5वें कदम में तो वो रोड पे गिर गया, ऐसे कि मतलब छिल गया वो अच्छे से, ऐसा गिरा कि, और उसको ये था कि अगर मैं 4 कदम और भाग लेता ना, मैं उसको पकड़ लेता, और वो उसके आंखों के सामने से फ़ोन लेके चला गया। तो फिर उसने मेरे को बताया, मैंने कहा यार तू भाग नहीं पाया यार, 100 मीटर नहीं भाग पाया। तो उसके बाद मैंने ना प्रैक्टिकली ये देखा कि ना मैं खुद ट्रेडमिल पे 20-20 मिनट 30-30 मिनट भाग रहा हूँ, मेरा अच्छा स्टैमिना बन गया होगा, बट मैंने रोड पे भागना देखा, क्योंकि देखो मैं तो एथलीट हूँ, मैं बहुत पहले से भाग रहा हूँ, मुझे रनिंग ग्राउंड में भी कर ली है ना, सारी जगह। बट नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए अगर मैं कहूँ ना, ट्रेडमिल का यूज़ करना इस काइंड ऑफ, आप 5 मिनट से ज़्यादा मत करो वार्म अप के लिए, आपके लिए ठीक है। बहुत 1-1 घंटा देखता हूँ लोग ट्रेडमिल पे भागते हैं, आप अपने गोटे ख़राब कर रहे हो। मैं हूँ वो। हाँ, मैंने 60 मिनट्स पोस्ट वर्कआउट ट्रेडमिल चलाई है 6 की आप स्पीड पे। बाहर से आए हो ना, बाहर पड़ा था ट्रेडमिल। हाँ, तो मतलब 10 से 15 मिनट इनफ है। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हो, आप रनिंग करनी है ना, तो आप ग्राउंड पे जाओ। ग्राउंड पे जो मज़ा आएगा ना आपको रनिंग करने का, एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक आपको ब्रीदिंग का पता लगेगा। ट्रेडमिल पे नहीं है, बस भागे जा रहे हो ईयरफोन लगा के, तो वो चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने मेरी जिम में ना बिल्कुल हर एक मशीन्स को, हर एक चीज़ को सोच समझ के प्रिपेयर किया, और मैं आके जिम में लोगों का माइंडसेट करता हूँ कि देखो अगर आपने ऐसे करेंगे ना तो ज़्यादा फिट होंगे। मेरे को यहाँ पे कोई ऐसे शोशेबाजी या मेरे को शो ऑफ नहीं करना, मेरे को एक्चुअली फिटनेस पे वर्क करना है जो बंदा हो सकता है। तो मैंने मेरी जिम में रस्सी भी लगाई है, चढ़ के दिखाओ भाई, है ना। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो उसकी डेडलिफ्ट थी 2 क्विंटल की, तो वो कहता है यार प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा डेडलिफ्ट का। मैंने कहा ये रहा, वेट डाल और करते हैं आजा। तो उसको करवाई। उसके बाद मैंने कहा पुलअप्स तो लगा ही लेते होगे आप? तो वो कहता हाँ भैया लगा लेता हूँ पुलअप्स। तो उसने टी शर्ट ऑफ करके फ्लेक्स करना स्टार्ट किया, अच्छी खासी फिजिक थी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, उससे 4 पुलअप्स नहीं लगे। वो जो बंदा 2 क्विंटल की डेडलिफ्ट लगा सकता है, वो क्या 10 पुलअप्स नहीं लगाता? उससे 4 पुलअप्स नहीं लगे। चलो पुलअप्स नहीं लगे, मैं कहा रस्सा तो चढ़ ही जाएगा। रस्सा चढ़ने में तो क्यों आजकल देखते हैं ना, वो रस्सा चढ़ रहे हैं, बहुत फिट है ना, उससे मैं कह रहा हूँ इतना सा भी नहीं चढ़ा गया, उसकी हाइट से इतना सा भी नहीं चढ़ा गया। क्यों नहीं चढ़ा गया? क्योंकि उसने फंक्शनल मूवमेंट्स कभी करी ही नहीं है, उसने सिर्फ वेट्स के साथ करी है। और मुझे पता है एक टाइम पे बाद आके उसकी इंजरी हो ही जानी है, और फिर वो बैठेगा सीधा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वेट लिफ्टिंग गलत है, वेट लिफ्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बट जो चीज़ एक्चुअली आपको करनी है ना, जैसे खुद का बॉडी वेट लिफ्ट करने की कोशिश करो, उसमें जो मज़ा आएगा ना,
तो उसके अंदर हायर रैप्स लगाना स्टार्ट करो, पुलअप्स लगाओ, कैलिस्थेनिक करके देखो, है ना। एक दिन आप क्रॉसफिट करके देखो, आपकी इंड्योरेंस का पता लगेगा, आपका हार्ट का पता लगेगा कि कितना है ना। आजकल हम देखते हैं लोग ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं और भागते भागते एकदम से उनके हार्ट कोलैप्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कभी वो भागे नहीं है, और जब वो भागना स्टार्ट करते हैं तो वो उस चीज़ को झेल ही नहीं पाता हार्ट, और फिर वो हार्ट अटैक के शिकार। मतलब आजकल जो वीडियोस देखते हैं लोग डर जाते हैं यार, ट्रेडमिल पे भागता भागता बंदा हार्ट अटैक आ गया, जिम में मर गया। वो क्यों मर रहा है? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अप है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, बीपी के पेशेंट है, और उनको लगता है कि ट्रेडमिल पे तो हम बहुत ज़ोर से भाग रहे हैं, बट वो हार्ट झेल ही नहीं पाता उस चीज़ को। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेडमिल का यूज़ कम ही करें, रेदर देन हम ग्राउंड पे जाके भागें, तो उसमें ज़्यादा मज़ेदार है और मज़ा भी आएगा। और सीरियसली उसमें आपको रिजल्ट भी आपको दिख जाएंगे थोड़े दिनों में कि हाँ यार स्टेमिना बिल्ड हुआ है इस चीज़ से। तो तो एक बॉडी बिल्डर है, एक जिमनास्ट है, कोई कैलिस्थेनिक्स कर रहा है, कोई एथलीट है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मतलब फिट कौन है फिर? एक्चुअल में फिट है कौन? किसको फिट बोलेंगे? देखो फिट तो सारे ही हैं अपने आप को, है ना। सबने अपनी बॉडी पे वर्क किया, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है वो भी बंदा फिट है ना। वो रोज़ एक चीज़ को डेडिकेशनली कर रहा है। और एक एथलीट की बात तो हम करेंगे नहीं, एथलीट तो ऑब्वियस ही बात है वो फिट है ना। बट जैसे मैं क्रॉसफिट की बात करता हूँ ना, जैसे मैं नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करता हूँ कि जो नॉर्मल घर से गया है वो अपने आप को कह रहा है कि मैं फ़िट हूँ। भाई तू फिट नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो बंदे को, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पुराना कि मेरा दोस्त नहीं भाग पाया उस जगह पे, है ना। अगर वो 10 कदम भाग लेता तो शायद वो चोर को पकड़ लेता उस टाइम, उसका अपना फ़ोन बचा लेता, है ना। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा आजा भाई जंप करना स्टार्ट करते। एक मैंने बॉक्स बना रखा है, बॉक्स के ऊपर जंप करना, उससे बॉक्स जंप नहीं हुआ, मेरे को सिखाना पड़ रहा है। मैंने कहा यार ये तो हम बचपन में करते ही थे ना, इतनी इतनी तो दीवारें कूद के चले जाते थे। तो आज वो क्यों नहीं कूद पा रहा? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी को सिर्फ डंबल्स के साथ करने लग गए हैं लोग। कंपेयर की डंबल लगा लिया, आप दिख रहे हो सही, बट आप इंटरनली फिट नहीं हो। फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिट कौन है ना आज के टाइम में। अपने आर्मी को मैं बोल सकता हूँ, इंडियन आर्मी को बोल सकता हूँ कि ये बंदे फिट हैं भाई। कुदा लो, भगा लो, तैरा लो, जो मर्जी करवा लो, बंदा ऑन पॉइंट रहेगा, फिट रहेगा उस चीज़ के अंदर। उसकी एंड्योरेंस के लेना है ना। एथलीट्स की बात भी करूँगा मैं। एथलीट्स देखो ओवरऑल फंक्शनल मूवमेंट कर रहे हैं, एथलीट भी फिट है। बट इंडियन आर्मी है ना, मुझे लगता है, मैं उनको देख के मैं रोज़ उठता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे जीवन में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये कम है। फिर मैं वो देखता हूँ कि यार वो अपना सब कुछ छोड़ के एक चीज़ को रोज़ करे जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे पहले भी पॉडकास्ट देखे हुए हैं, तो मैंने ये देखा जो पैरा कमांडो या जो ब्लैक कैट कमांडोज बोलते हैं, मार्कोस बोलते हैं ना, उनके इंटरव्यूज़ देखे। मैंने उनको ये देखा, 1 मिनट भी रेस्ट करने नहीं देते उनको। ये उनके लिए ना बहुत ऐसा पीरियड चल रहा होता है, आपने खाना खाया, अपने खाना खाते हैं, सोचते हैं यार आधा घंटा रेस्ट कर लेते हैं यार, खाना बजे, मतलब बंदा आलसी होता है। उनको खाना खाया, चल भाग 10 किलोमीटर, मतलब खाना यहाँ पे पड़ा है बंदे का और 10 किलोमीटर भाग। सोचो उनको उस हिसाब से ट्रेन कर देते हैं। तो हमारी तो ट्रेनिंग क्या है, कुछ भी नहीं है। और हम सोचते हैं ये खा लें, ये सप्लीमेंट ले लें, है ना, ऐसे कर लें, हम फिट दिख रहे हैं। नहीं है भाई, फिट कोई भी नहीं है, उनकी कंपैरेटिवली कोई फिट नहीं है। जैसा माइंडसेट, जितना हार्डवर्क वो कर रहे हैं ना, अपने नहीं कर रहे हैं। अपने पूरी स्लीप ले रहे हैं, उनकी तो पूरी स्लीप भी नहीं हो रही है, 6 घंटे 7 घंटे ड्यूटी, उसके बाद जो ट्रेनिंग है भाई अपने तो नहीं है, उनके मुकाबले कहीं पे भी नहीं है। तो हेड्स ऑफ है उनको जो वो काम कर रहे हैं, लिटरली अपने परिवार को छोड़ के, इमोशंस को सारे सब छोड़ के, है ना। ऐसा नहीं कि पैसों के लालच में वो जॉब कर रहे हैं, वो पता नहीं उनके अंदर इंटरनली ऐसी क्या देशभक्ति है कि वो एक ही चीज़ को सालों साल कंटिन्यू रिपीट में करे जा रहे हैं। तो मैं लिटरली हेड्स ऑफ करता हूँ उनको भाई। उनके कंपैरेटिवली कोई फिट नहीं है, बहुत फिट हैं वो। ठीक है, ठीक है। तो फिटनेस की काफ़ी आपने डेफिनेशन ही चेंज कर दी आज। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे या समझेंगे, उनको पता लग जाएगा कि भाई एक्चुअल में फिट कौन है और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। जो जितने जितने डेडलिफ्ट मारते हैं, है ना, स्क्वाट्स मारते हैं, लेग लगा लेते हैं, ये लेग प्रेस पे इतना वेट डाल दिया, स्नैप बना ली, स्टोरी डाल दी, उन सबको रियलिटी चेक मिल जाएगा कि भाई एक बार आ जाओ, ट्रेडमिल पे छोड़ दो, ट्रैक पे भाग के देखो कितना दूर तक तुम चल पाते हो, 100 मीटर में ही पता लग जाएगा।
अभी आपने बोला कि जैसे हम ट्राई करते हैं कि ये सप्लीमेंट ले लिया, वो सप्लीमेंट ले लिया, उससे मुझे याद आया कि यार सप्लीमेंट्स में तो बिल्कुल ही भसड़ी मची हुई है मार्केट में कि भाई नए मतलब मोस्टली लोगों को बस सिर्फ प्रोटीन समझ में आता है, और प्रोटीन ना हो गया क्या हो गया कि बस प्रोटीन घुसाई जाओ बॉडी के अंदर, जिम लगाई जाओ और बस हफ्ते में हम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं होता डेफिनेटली, है ना। तो प्रोटीन से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड क्या मिथ्स हैं, मैं मार्केट में जो स्कैम चल रहे हैं, जो ग्रे और ब्लैक मार्केट चल रही है उसकी नहीं बात कर रहा, हम थोड़ा साइंटिफिक जो एस्पेक्ट है कि बॉडी कैसे किस पे रिएक्ट करती है, सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जैसे इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि प्रोटीन तो जहर है, कि भाई ये डब्बा ले आया घर पे, ये पता नहीं क्या होगा इसका, इसको ना घी खिलाओ, प्रोटीन नहीं खिलाओ, घी में ही है सारा प्रोटीन। तो इन पे बात करते हैं हम। देखो वो ये चीज़ सही है, अगर इंडियन पेरेंट्स सोच रहे हैं ना कि अपना घर का खाना खिला रहे हैं तो वो तो बेस्ट है ही, उससे बढ़िया चीज़ तो है ही नहीं। बट मैं ये कहूँगा ना कि अपने जो घर वाले हैं जो सालों साल से कर रहे हैं, है ना, उनको ये लगता है कि वो चीज़ सही है, बट न्यूट्रिशन देना हर प्रकार से बहुत ज़रूरी है अगर आपको ग्रोथ करनी है। तो अगर आप अपने आप को लगता है कि भाई मेरे को सिर्फ मेंटेन करना है या मेरे को बस इतना ही करना है कि, है ना, कई बंदों को तो बजट भी नहीं होता और कई बंदों की फैमिली का ऐसा रहता है कि यार नहीं देना, तो आप घर पे भी चीज़ें बना सकते हो, प्रोटीन वाली चीज़ें घर पे भी अपना, है ना, देख सकते हो। आजकल तो यूट्यूब्स पे इतनी वीडियोज़ हैं और बहुत सारी जगह, है ना, आपको गाइड भी करने वाले हैं बहुत सारी जगह कि आप ऐसे ऐसे कर लो और आपको इतने प्रोटीन। देखो जितना बॉडी का वेट है ना उतना प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में और हर इंसान के लिए, है ना। तो मसल को मेंटेन करना, मसल लॉस नहीं होने देना बॉडी से, क्योंकि मसल्स ही ऐसे हैं जो हमें इंजरी से बचाते हैं, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपका बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन देना ही पड़ेगा। और इसके बाद आती है, जब बात आती है गोल्स की, है ना, अब एक एथलीट है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसका घर के खाने से नहीं होगा, उसको उसका ऑल्टरनेटिव बाहर से सप्लीमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि खाने में नहीं मिलेगा। आप प्रोटीन की बात करते हो, अगर बंदा वेजिटेरियन है घर पे, तो आज हम इंडियंस है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का भी बहुत वो रखते हैं कि यार नहीं ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी। तो मैं ये कहता हूँ एक एथलीट है अगर वो वेजिटेरियन है तो वो अपना प्रोटीन कहाँ से खाएगा? पूरा दिन सोया तो नहीं खा सकता, वो पूरा दिन पनीर तो नहीं खा सकता, और पनीर खाएगा तो उसके साथ उसको फैट भी तो मिलेगा, और वो 1 किलो पनीर तो खा नहीं सकता ना। मतलब जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन तो मिल गया उसको, लेकिन उसके साथ वो फैट और कार्ब्स भी तो इतने सारे ले गया ना, तो वो चीज़ उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं और बॉडी उसकी डाइजेस्ट कर भी नहीं पाएगी उतनी चीज़ को। तो ये है कि सीधा सीधा एक स्कूप डाला, 25 ग्राम प्रोटीन आया वहाँ से, और उसने फूड से ओवरऑल अपना चेक किया कि हाँ यार मैं यहाँ से फूड से कवर अप कर सकता हूँ, तो उसने वो कर। तो ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है जो अपनी बॉडी को देने का, जिससे आपका आगे का जो आपका गोल है ना उसको आगे मतलब उस हिसाब से सेट करके, प्लान सेट करके लेने का तरीका है। बाकी देखो न्यूट्रिशन है, आज आप नहीं ले रहे, किसी भी न्यूट्रिशन की आपकी बॉडी में कमी है, कहीं ना कहीं आके आपको दिक्कत होगी, वो डॉक्टर लिख देगा कि हाँ भाई इसके अंदर कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की दवाइयाँ लिख देगा, इसके अंदर आयरन की कमी है तो आयरन की दवाइयाँ लिख देगा। तो डॉक्टर का काम है ना, जैसी वो फुलफिल होगी अंदर से वो कमी, अब बंदा है हेल्दी हो जाएगा। बट देखो आज के टाइम में ना मार्केट है ना जो, वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो करके दिखा रहा है कि ये ले लो तो ऐसा हो जाएगा, ये ले लो तो ऐसा ले लो। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। आज सिर्फ और सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, एक विटामिन्स आपके पूरे होने चाहिए बॉडी के अंदर, चाहे वो आप खाने के थ्रू ले लो, कुछ मिनरल्स हैं आपको नहीं मिलेंगे, आप एक मल्टीविटामिन की छोटी सी टैबलेट ले लो, एक टैबलेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फुलफिलमेंट कर देगी। एक मल्टीविटामिन और एक प्रोटीन है, वे प्रोटीन ले लो, एक स्कूप लिया, आपका प्रोटीन इंटेक आपको लगता है सीधा 25 ग्राम यहाँ से मैंने कवर अप कर लिया, अब जितना आपका बॉडी वेट बचा है वो आप खाने के थ्रू कर लो। तो एक वो ईजी वे है, मुझे लगता है वो चीज़ गलत नहीं है। हाँ ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट मिलना चाहिए, कोई फेक और डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, तो वो माइट भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके गोल को अचीव करने में। मतलब डिपेंडिंग अपॉन गोल्स सबको अलग अलग। वैसे ही हाँ, अगर मैं मेरी बात करूँ, है ना, मैं छुपाऊंगा नहीं इस पॉडकास्ट में कि मैं, है ना, अपनी चीज़ों को छुपा रहा हूँ। मैं हर सप्लीमेंट लेता हूँ और मैं बहुत टाइम से ले रहा हूँ सप्लीमेंट की लिस्ट बता। है ना, मैं बहुत टाइम से ले रहा हूँ। क्यों? मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फुलफिलमेंट हूँ, मेरे घर की रोटी और सब्जी से नहीं पूरा हो रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं ये ले सकता हूँ। आज मैं रनिंग कर रहा हूँ, बहुत रनिंग कर रहा हूँ, एक दिन होएगा कि मेरे जॉइंट बोल जाएंगे, मुझे पता है,
तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे ना, इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, इस पॉइंट को जो न्यूट्रिशन चाहिए, इस जॉइंट को जो न्यूट्रिशन चाहिए, मैं ओमेगा 3 ले लेता हूँ जॉइंट सपोर्ट के लिए, मेरे हार्ट के लिए अच्छा है, मैं वो ले लेता हूँ। एक ओमेगा 3 ले ली, एक मुझे लगता है अच्छी कंपनी की मल्टीविटामिन ले लो जिसके अंदर सारे विटामिन आ जाते हैं, एक वो ले ली। एक मैं मैग्नीशियम नहीं छोड़ता, मैग्नीशियम लेता हूँ ताकि मेरे को रात में बहुत अच्छी नींद आए। मैग्नीशियम किस फॉर्म में लेते हो? मैग्नीशियम टैबलेट के फॉर्म में ले लो, वो सबसे इजी है। मैग्नीशियम की एक टैबलेट ली रात में, आपको डीप स्लीप, आपकी सारी रिकवरी पूरी। क्योंकि देखो जो मेरा काम है ना, मुझे लगता है हर एक इंसान नहीं कर सकता। सुबह मैं उठ रहा हूँ, अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिम के, उनको ट्रेन कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरा बैठना नहीं होता, कंटिन्यू मैं वर्क कर रहा हूँ। 3 घंटे 4 घंटे खड़े होकर डंबल पकड़ाना, करना, पोजीशन बतानी, उनको ट्रेन करना, फिर उनके साथ काउंसलिंग करना, जो उनको कमी है घटी है सब बता रहा हूँ मैं। ये मेरी फिजिकल एक्टिविटी सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट होती है, 9:30 तक चलती है। 9:30 बजे के बाद अब वो इंसान जो 4 घंटे खड़े होकर काम कर चुका है, अगर वो सोचे कि वर्कआउट करना है तो उसको भाई एनर्जी तो चाहिए ना। तो उसकी एनर्जी के लिए मैं अपना फिर प्री वर्कआउट मील तैयार करता हूँ। मतलब जो मैं टिफ़िन में ले गया वो अपना मील खाया, 10-15 मिनट कर लेता हूँ रेस्ट, बैठने के बाद अपना लेता हूँ छोटा सा एक ब्लैक कॉफ़ी का शॉट। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मुझे लगता है कि अब मैं वर्कआउट, फिर मेरा जो 1.5 घंटा वर्कआउट है ना, वो नॉर्मल वर्कआउट नहीं रहता है, जो एथलीट्स वाला वर्कआउट होता है ना, मैं उन्हीं के बीच में ट्रेन करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं उनके बीच में ट्रेन नहीं करूँगा ना, तो मैं अपना लेवल डाउन कर रहा हूँ। मैं उनसे लेवल, अब ये मेरे अंदर भी रहता है थोड़ा सा कि भाई मैं एथलीट हूँ, यंग हूँ, अभी मैं कर सकता हूँ, तो मैं उनको ट्रेन करता हूँ, वो मेरे से सीखते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। और जो वहाँ पे कंपटीशन होता है ना, जो 1-1.5 घंटे के बीच में ड्यूरेशन, वो हमारा एक्सरसाइज चल रहा होता है प्लस हमारा एक कंपटीशन चल रहा होता है कि यार हाँ सर बता रहे हैं ऐसे से साथ में कर रहा हूँ। तो जो कुछ बच्चे हैं जो वीडियोज़ भी बनाते हैं, एक वो दिखता है यार सिस्टमेटिकली, एक आप करवा रहे हो, एक आप खुद कर रहे हो उनके साथ, तो एक ना उनके अंदर एक जोश रहता है कि यार हाँ करना है कंप्लीट। पूरी एक्सरसाइज मेरी भी उनके साथ कंप्लीट होती है। फिर जो उसके बाद मेरे को थकावट होती है, तो मुझे भाई उस टाइम प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं इतना टायर्ड हो जाता हूँ, मुझे घर आना है, खाना है, तो वे प्रोटीन मेरे लिए चाहिए। फिर मैं घर आया, अपनी डाइट ली, न्यूट्रिशन लिया, 1-1.5 घंटे का मैंने 1 घंटे का छोटी सी नैप ले ली, पावर नैप ले ली। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, अपने प्लान सेट करता हूँ, है ना। तो मेरा दिनचर्या ऐसे ही रहता है। मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है ना, अगर मैं अपने आप को आज से ही प्रिपेयर करके रखूँगा ना कि न्यूट्रिशन मेरे पूरे रहेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत आगे लाइफ टाइम आने नहीं वाली है। तो आपके गोल्स और आपकी फिजिकल एक्टिविटी हमसे बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा है ना। तो आपको सप्लीमेंट्स आप अकॉर्डिंगली लेते हो, बट हमारे जैसे जिसने थोड़े टाइम मतलब 1 घंटा जिम जाना है और उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसको कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए? 3-4 जो आपके नज़र में बेस्ट है कि अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड तो ये आप लो, और वो प्लस करेंगे आपकी, मतलब बढ़ाएंगे, कुछ उसमें नुकसान नहीं होगा। जो मुझे लगता है ना, सिर्फ 4 सप्लीमेंट है जो एसेंशियल है, हर इंसान को लेना चाहिए आज के टाइम में। एक तो वे प्रोटीन हो गया, जो कि प्रोटीन खाने के थ्रू नहीं मिलेगा। अगर बंदा एग और चिकन खा रहा है, नॉन वेज है, तो उसको होल प्रोटीन मिल जाता है वहाँ से। बट अगर वो नहीं खा रहा तो उसको वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट? कॉन्सेंट्रेट दोनों ही चल सकते हैं, वो आपके पॉकेट पे वो करता है कि आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हो। प्रोटीन आप कॉन्सेंट्रेट ले सकते हो, ठीक है। प्रोटीन हो गया। एक हो गया मल्टीविटामिन, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, विटामिन्स नहीं मिलते। फूड भी ऐसे आ रहे हैं जो हमें नहीं पता पीछे से कैसे प्रिपेयर होके आ रहे हैं, तो उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं या नहीं है ना। तो उसके लिए मुझे लगता है एक मल्टीविटामिन टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है। एक और सप्लीमेंट है जो अपनों को लगता है कि शायद ज़रूरी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं डॉक्टर्स के बीच में रहता हूँ, मैं एथलीट्स के बीच में रहता हूँ, और मैं नॉर्मल जो अच्छे लोग हैं जिनका नेटवर्क अच्छा है, मैं उनके बीच में रहता हूँ ना, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उनकी स्लीप में, कि भाई पूरा दिन वर्क कर लिया और रात में नींद नहीं आ रही, और अगले दिन उनका ऐसे हो रखे होते हैं कि यार वर्कआउट करने आ गए और इरिटेशन, गुस्सा। तो भाई स्लीप के लिए एक सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है, वो है मैग्नीशियम। अगर आप मैग्नीशियम लोगे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आपकी नींद कंप्लीट हुई ना, तो आपका अगला दिन इतना अच्छा जाने वाला है ना, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि पूरा काम आप कॉन्सेंट्रेटरी दिमाग से भी कर रहे हो, और फिजिकल अगर आप जिम भी जा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको इरिटेशन वगैरह नहीं होगी। आप बहुत अच्छे से करोगे और आप लेवल अप कर सकते हो, पोटेंशियल अप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज आपने कर लिया वर्कआउट बहुत अच्छा इंटेंस, रात में नींद नहीं आई, फ़ोन चला लिया पूरी रात, अगले दिन आप उठे हो काम पे भी जा रहे हो, फिर आके आप कैसे कर लोगे, बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी। तो मुझे लगता है एक मैग्नीशियम हर इंसान को लेना
बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम या अश्वगंधा दोनों में से कोई एक, लेकिन मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। तो ये 3-4 सप्लीमेंट्स हैं, आप ले सकते हो। एक अगर आपको जॉइंट्स में ऐसा लगता है प्रॉब्लम या स्किन में या हार्ट के लिए ओमेगा 3 सबसे बेस्ट है। ये 4 सप्लीमेंट ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, वे प्रोटीन और आपका मैग्नीशियम, ये 4 सप्लीमेंट हर इंसान के लिए आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है हर एक इंसान को लेना चाहिए। ठीक है। एक मेरा बड़ा क्यूरियस सा सवाल है कि जब मार्केट ही नहीं था पुराने टाइम में, जब वॉर्स लड़ी जाती थी, उस टाइम पे कोई टैबलेट नहीं थी, कुछ नहीं थी, तब लोग कैसे ये साइंस समझ भी पाते थे कि मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, और फिर उसको लेते कैसे थे जब जंगलों में रहते थे? या उसके बाद भी हम थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुई भी है ना, काइंड ऑफ सिस्टम जो भी बना है ना सोसाइटी का, तो उस टाइम पे वॉर्स जब लड़ते थे तो उस टाइम पे 6-6 फुट हाइट और सारा दिन घोड़े चलाने उन्होंने, तब वो कैसे अपनी डाइट, फिटनेस, न्यूट्रिशन देखो अगर अपने एशियंट इंडिया की या पुरानी चीज़ों की बात करें ना, देखो उनका फूड में भी आज के टाइम में क्या हो रहा है, प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं, ठीक है। हमारी एज से हम बहुत ज़्यादा दिखने लग गए। 15 साल में हम अगर आप 15 साल के बच्चे को खड़ा करके देखोगे ना, एक शहर के बच्चे को खड़ा कर रहा है, एक 15 साल के गांव के बच्चे को, आप ना अंतर देखोगे उन बच्चों के अंदर, जो मैंने भी किया और आजकल साइंस भी बिलीव करती है, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर है, कॉस्मेटिक्स से दूर है, प्रोसेस्ड फूड से बच्चा दूर है। एक 15 साल का वो बच्चा जो बिल्कुल ऐसा लगेगा मासूम सा है, और जो शहर में रह रहा है, तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। और न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुका है खानों के अंदर, क्योंकि इतने प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड्स आ गए हैं जो टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छे हैं, बट उनमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं है। वो बंदे को कैसा बना रहे हैं, इंसान को कैसा बना रहे हैं, बिल्कुल मतलब ये समझ लो बंदे की लाइफ लाइन कम होती जा रही है उस चीज़ से, है ना। और जब पुरानी चीज़ों की बात करें, अगर पुराने टाइम की बात करें, उस टाइम जो वॉर्स लड़ते थे भाई, उनका खाना अपने जैसा इंसान नहीं डाइजेस्ट कर सकता। वो कितना कितना खाते थे, कितनी कितनी देर रेस्ट करते थे, क्या ट्रेनिंग रहती थी, क्या करते थे, है ना। रात में उनके पास इंस्टाग्राम, स्नैपचैट नहीं था, वो चलाते नहीं थे। दिनचर्या ऐसा था, सात्विक जीवन, सुबह 7 बजे उठना, खाना, उसके बाद दोपहर में अपना काम करना, शाम को दिन ढलने से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी उस टाइम, तो दिन ढलने से पहले उन्होंने खाना, दिन ढलते सो जाना। तो उसके बाद उनकी नींद कंप्लीट हो रही है, उनका खाना, मतलब हर एक चीज़ ऑन पॉइंट था। आज के टाइम में कुछ पॉइंटलेस सारी चीज़ें हो रखी है। रात में बंदा 3-3 बजे ऑर्डर कर रहा है फूड, है ना, फिर अगले दिन वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 7 बजे उठ के मैं वापस से, है ना, जाके जिम में जाके ऐसा मैं कुछ बीस्ट बन के कुछ ऐसा कर दूंगा। वो चीज़ पॉसिबल एक दिन के लिए हो सकती है, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो ये एक, है ना, इसको कह सकते हैं कि ये आज का जो टाइम दौर चल रहा है ना, वो बिल्कुल ही ऐसा है कि हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो फूड, न्यूट्रिशन उस टाइम सोचने की ज़रूरत नहीं होती थी, ऑर्गेनिक फूड्स आते थे ना, घर का जो दालें वगैरह होती थी। आज के टाइम में सब वो प्रोसेस्ड होती है, पॉलिश्ड होती है, वैक्स लगती है सब चीज़ों पे। हमें नहीं पता हमें क्या कर रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है, बट हमें लगता है हम क्लीन खा रहे हैं, बट वो क्लीन नहीं है। उस टाइम पे लोगों को वो नॉलेज होती थी कि ये प्रोटीन है, ये कार्ब्स हैं? नहीं, उनको वैसे ही मिल जाता था ना जो वो खा रहे हैं। जैसे दालें खा रहे हैं, ऑर्गेनिक आई हैं, उनको पता है, मतलब घर पे ही बनाई, जो लोगों के खेत। आज भी आप पुरानी जगह पे जाओगे ना, अगर किसी खेत वाली जगह पे, वो पहले अपने लिए सामान रखे, कनक बीजी है तो कनक पहले अपने घर के लिए रखेंगे, फिर वो बेचेंगे। और जो बेचने वाली होगी ना, उसमें डिफरेंस होगा, जो अच्छी होगी वो अपने लिए रखेंगे, उनकी हेल्थ बनी रहती है, जो लगेगा थोड़ा ठीक है तो उसको बेच देते हैं, है ना। पहले के लोग सिर्फ अपने लिए ही खेती बाड़ी करते थे, बेचने के लिए नहीं करते थे। तो उनको पता है यार, सारी चीज़ें को सोचने की जरूरत नहीं होती थी। और दिन का इतनी एक्टिविटी होती थी ना कि बंदे को बीमारी लगनी, है ना, उस चीज़ की कोई कमी होती नहीं थी। पूरी चीज़ें ऑन पॉइंट होती थी, स्लीप उनका, है ना, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो बंदा वो चीज़ रहता था। आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से बंदे की हर एक चीज़ में सोचने का, खाने का, बैठने का, पोस्चर ख़राब हो रहे हैं लोगों के, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही है। कितना ख़राब है स्ट्रेस? स्ट्रेस की तो ऐसा है कि ये तो इन्फिनिटी है ना। आप किसी छोटी सी बात को लेके भी स्ट्रेस ले सकते हो, है ना। स्ट्रेस पे तो मैं देखो, अगर बहुत डीपली जाए ना तो ये बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। तो इसका तो मैं सीधा सा यही कहूँगा, अगर आपको लगता है आपको कोई पॉइंट या कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है ना, आप अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट कर दो। आप अपना, अगर आपको सर्कल आपको बेकार लग रहा है, आप सर्कल चेंज कर दो, ठीक है। आप नए लोगों से कनेक्ट हो गए तो आपको, शायद मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब नए लोगों के साथ कनेक्ट होता हूँ ना, उनकी चीज़ें सुनता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री फील करता हूँ, ऐसा है ना। और स्ट्रेस किसके जीवन में नहीं है आज? हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर मैरिड कपल है, या
सीनियर सिटीजन सब स्ट्रेस्ड है। अब छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी चीज़ें भी जो चल रही है उनके घरों में, तो वो हर चीज़ बंदा स्ट्रेस्ड है। बस उसको ये निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको फेस तो करना ही पड़ेगा, बट आप किस हिसाब से फेस करते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये तो है। ओके। तो वो बिना उन चीज़ों की नॉलेज रखे भी, मतलब उनकी भाई एवरेज हाइट ही 6 फुट हुआ करती थी एक टाइम पे, है ना। तो उस टाइम पे भी इतने इतने बॉडी, इतना इतना हैवी वो पहनते थे, है ना, मेटल के उनके सूट्स, और है ना उसके साथ उन्होंने घोड़े पे भी चढ़ना है, उसके साथ उन्होंने फाइट भी करनी है। उस टाइम पे डाइट और न्यूट्रिशन मतलब कैसी रहती होगी, मेरे को बड़ा ऐसे हमेशा फैसिनेटिंग लगता है। और बिना कोई साइंस के, उनको प्रोटीन का मतलब नहीं पता, उनको कार्ब्स का मतलब नहीं पता, उनको कोई रेशियो अपने तो जैसे आज ऑल्टर कर लिया रेशियो, इतना प्रोटीन इतना कार्ब्स, तो वो पता भी नहीं है, या मे बी हो सकता है पता भी हो, वो एंशिएंट वैद वगैरह होते थे जैसे उस टाइम पे, है ना। और उस टाइम की अलग ही साइंस, मतलब तो वो उसमें मेरे को जानने का बड़ा मन करता कि ऐसी क्या उस टाइम पे वो न्यूट्रिशन लेते थे। हमने प्योरिटी की बात की, लेकिन फिर भी है ना कि भाई वो क्या एक्सपेरिमेंट करते थे कि यार दाल खा के अगले दिन ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है, या मीट खा के अगले दिन ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो कैसे वो करते थे? देखो ऐसी चीज़ें तो मैंने कभी मतलब इतना डेप्थ में कभी मैं गया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना उनको जो चाहिए होता था ना वो उनको प्रोवाइड होता था। अब देखो अगर वो कह रहे हैं ना हम इतने आर्म्स पहन रहे हैं, है ना, सूट्स पहन रहे हैं, वो उनकी प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं कि वो पहले दिन से पहन के और इतना वो वॉर में चले गए एक दिन पहन के, वो उनकी प्रैक्टिस होती है, वो रोज़ करते हैं। ठीक, मैं आराम से 1000-1500 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हाँ, जबकि मतलब सिर्फ शायद सिर्फ पोइट्रीज और ही हैं हमारे पास, कोई फोटो तो कैसे ही होएगी, है ना। उस टाइम पे जो बस कवियों ने जो लिख दिया, जैसे पृथ्वीराज चौहान, और इस टाइम पे है ना अकबर, तो फिर भी काफ़ी रिसेंट की बात हो गई, ये तो और भी ज़्यादा पुराने हैं, है ना। भी जब अशोक सम्राट और उस समय पे वॉरियर्स और जो ये इनकी ट्रेनिंग होती थी, है ना, चाणक्य के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। बट इवन इफ यू टॉक अबाउट बहुत बहुत पहले, तब तो हंटिंग होती थी ना, एंड मीट इज ऑलवेज अ गुड सोर्स। गुड सोर्स। नहीं, वो तो स्टोन एज की बात हम कर रहे हैं, उस टाइम पे इतना मतलब सिर्फ बेसिक सर्वाइवल ही होता था। आई तो वो चीज़ पीछे से ही आ गया ना, मीट तो वैसे ही आगे आया है। देखो इंडिया के अंदर क्या है कि ना कल्चरल मतलब लोग जो हम है ना, जैसे हम रिलीजियस बहुत मानते हैं, और वो चीज़ अच्छी भी है ना, क्योंकि अगर हम फॉरेन में देखें ना तो लोग इतने रिलीजियस को बिलीव ही नहीं करते, और वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टमेटिक चलते हैं ना, हमारे फेस्टिवल्स है और सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। बट पुरानी चीज़ें की बात करें ना, देखो उनकी प्रैक्टिस, उनका खान पान बिल्कुल ही अलग था, जो आज के टाइम में मैं कह रहा हूँ ना हमारे जैसा बंदा डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता जितना वो खाते थे। ठीक है, जितना बंदे की डाइट होगी ना उससे वो 2 गुना खा सकता था उस टाइम। आज हम इतने से खा के हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है यार, ठीक है, क्योंकि वो फूड ही ऐसा है कि आपको ज़्यादा आप खा ही नहीं सकते। और वो वाले जो फूड्स थे वो बंदा वैसा करके और उतनी ही ज़्यादा मेहनत करता था, तो वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाती थी ईजिली। मैंने इंडियन डाइट में, इंडियन पेरेंट्स में ये बहुत देखा है कि रोटी इज द प्राइम थिंग, है ना। भी अगर इसने रोटी नहीं खाई ना तो इसकी डेथ हो जाएगी, उनको ऐसा लगता है ना। भी रोटी ही सबसे जरूरी है, सारा न्यूट्रिशन रोटी में ही है। अब जो मेरा बिलीफ है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, कि भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद इंडिया गरीब देश था, तो उस टाइम कनक उगाना वाज द ओनली ऑप्शन, या ऐसे समझ लो कि अबंडेंस में पूरे देश का पेट भरना है, कुछ सस्ता और इजी चाहिए, तो रोटी का वहां से आया है ना। देखा जाए तो रोटी में कोई प्रोटीन नहीं है, सिर्फ कार्ब्स ही हैं, फाइबर हैं और मोस्टली कार्ब्स है ना। कार्ब्स के लिए चावल बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, है ना। लेकिन इंडियन डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, और ये चीज इंडियन पेरेंट्स को समझ नहीं आती। उनको लगता है रोटी नहीं खाई तो मतलब कुछ नहीं खाया। तो इस पे बताओ। हाँ ये चीज़ तो है। देखो रोटी तो आज मैं कहूँ ना कि मैं रोटी नहीं खाता तो मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, रोटी तो मैं भी खाता हूँ दोपहर में एक टाइम। तो देखो जो फूड बना हुआ है ना, क्योंकि हम बिल्कुल ही वेस्टर्न कल्चर को नहीं अडॉप्ट कर सकते कि यार नहीं यार ब्राउन ब्रेड खा लिया मैंने, ये खा लिया मैंने, पास्ता खा लिया, है ना, मेरे को यहाँ से ऐसा। अपनी बॉडी उस चीज़ के लिए बनी नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं वही चीज़ खाते आ रहे हैं। हमारी बॉडी इजीली वो चीज़ डाइजेस्ट कर जाएगी। कुछ नया ट्राई करेंगे ना तो पेट को अपसेट ही करेंगे हम। ठीक है, तो वो चीज़ है कि हमें फुलफिलमेंट वो खाते ना सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ यार खाना खा लिया, 2 रोटी खा ली मैंने, सब्जी खा ली, है ना, राइस खा लिया या कुछ भी साथ में रोटी के साथ में खा लिया ना, तो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी भी है। बट देखो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन नहीं है, वीट के अंदर भी न्यूट्रिशन है। बट द थिंग इज़ कि आपको समझना है कि आपको कितना अमाउंट में उसको खाना है और कितनी बार खाना है ना।
आप एक बार ही दिन में खाते हो ना, मैं एक बार खाता हूँ दोपहर में, लंच में खाता हूँ, मैं डिनर में नहीं खाता रोटी। तो ये सबकी अलग अलग है, चीज़ें बनी हुई है। जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ इतना इनफ है, इतने अमाउंट में मैंने इतना लेना है, ये चीज़ें बाकी चीज़ों से भी मैं ले सकता हूँ। तो देखो इंडिया में तो बंदा रोटी खाने से स्टार्ट करता है और मरता भी रोटी खाते खाते ही है, मतलब वो उसके पूरे जीवन में रोटी ही चलती है। तो थोड़े से चीज़ों को चेंजेस करने की भी ज़रूरत है आज के टाइम में। न्यूट्रिशन जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं एक आपको ना एग्जांपल देता हूँ जो मुझे लगता है, और सबसे ज़्यादा इंसान को इस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मैंने बहुत सारे रिसर्चर्स जो यूएसए और यहाँ के भी बैठे हैं, इंडिया के भी बैठे हैं, सब ने एक ही चीज़ और एक ही पॉइंट को रेज़ किया है कि शुगर है ना, सबसे जो कहते हैं सबसे जो अपनी बॉडी को ख़राब करती है ना, वो शुगर करती है, वाइट शुगर जो भी है ना। शुगर आप देखोगे ना कोई भी पैक्ड फूड, उसके अंदर शुगर की अमाउंट लिखी होती है, ठीक है। तो मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक वहाँ पे गया, ग्रोसरी स्टोर पे गया, मैंने नट्स चखे। नट्स में जैसे रेजिन्स होते हैं, किशमिश होती है ना, किशमिश में क्या है, जो उसका वैसे ही मिठास होती है ना, बट मैंने उसके देखा 18% अबव शुगर यूज़ हुई है। मतलब किशमिश के अंदर भी शुगर डाली है उसमें, Infuse की उसको मीठा करने के मीठा लिए। करने के लिए। ये चीज़ शायद आपको नहीं पता होगा, बट आप ग्रोसरी स्टोर पे जाओगे ना, अब नॉर्मल किशमिश को देखना, नॉर्मल किशमिश जो अपने आप गूगल करना, आप सर्च करना, नॉर्मल किशमिश इतना होता है, बट आप जाओगे ना हर स्टोर, हर ब्रांड के पैकेट को चखोगे ना, तो उसमें एक अलग अमाउंट की शुगर यूज़ हुई है। तो हम तो जो सोच रहे हैं कि इसके अंदर तो मतलब ही नहीं है शुगर का, उसके अंदर भी डाल रखी है शुगर। और हमें क्या लग रहा है, हम तो बहुत हेल्दी खा रहे हैं भाई, ड्राई फ्रूट्स हैं, हेल्दी हैं। किस अमाउंट में खा रहे हो, वो शुगर आपकी कितना पेट में जा रही है, वो कितना ख़राब कर रही है। तो वाइट शुगर है, आपको जितना अवॉइड कर सकते हो। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल तो इंडियन फूड से हो ही नहीं सकता भाई, आज मम्मी ने ये बना दिया, बिल्कुल नहीं, चाय की लेकिन लकड़ी चाय है। एग्जैक्टली खाने तो पीने छोड़ो, चाय हाँ, में चाय डलती है। तो बहुत ख़राब कर रही है। डायबिटीज़, कैंसर, आज के इतने वो है ना, मोस्टली शुगर कहीं ना कहीं बंदे को इफ़ेक्ट कर रही है। तो जितना हो सके आप शुगर को छोड़ने की कोशिश करो। आप जैगरी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, फ्रूट्स के अंदर वैसे ही मिठा देते हो, वो फ्रूट्स के अंदर ऐड मत करो कोई चीज़, है ना। हम शेक बनाते हैं, वैसे ही मीठा है, उसमें और मीठा डाल देते हैं, है ना। कोई ऐसा ऊपर कुछ, चेरी। हाँ ऊपर चेरी डाल देते हैं, उसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी डाल देते हैं। उसको बनाना क्या चाहते हो भाई, तुमने क्या कर लिया उस चीज़ को, है ना। और वो बॉडी में जाएगा ना, इतना सेटिस्फाई होगा, आपको लगेगा यार और पी लेते हैं। बंदे की आदत बन जाती। चाय को लोगों ने एडिक्शन ऐसा कर रखा है, चाय बिना तो नहीं होगा, उनका सर दर्द होने लग जाता है, ये मैं ठीक है। मेरे साथ भी हुआ, एक टाइम में मैं पीता था चाय, आज भी कभी कभार ओकेजनली, देखो नहीं छोड़ सकता, झूठ भी नहीं बोल सकता, ओकेजनली पी लेते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपको उसको करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही ज़रूरी है, सारी चीज़ें मैटर करने लग मुझे जाती है। पीने तो का शौक नहीं। है ना, मीठे को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो सभी को यही बोलूँगा, आज कोई भी मेरी जिम में भी आता है ना, तो मैं कहता हूँ उनको सबसे पहले मीठा छोड़ो। अपने डे टू डे इतनी एक्टिविटी करने के बाद, जब तुम जाके घर पे इतना सब कुछ करने के बाद तुम खा रहे हो, फिर वो चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। आप सोचोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा ना, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अभी थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ। आपने कहा कि शुगर की जगह जैगरी ले लो, तो जैगरी अच्छी है इस मामले में? जैगरी देखो वो प्रोसेस्ड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, इतना वो बनाई नहीं गई, बट पॉलिश नहीं नहीं, है। वो बट बहुत होती है, उसमें भी अल्ट्रेशन बहुत है। होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे सही है ये, कंपैरेटिवली वाइट शुगर से तो बहुत सही है। कंपैरेटिवली ठीक है, ठीक बट है वो अवॉइड, भी हाँ अवॉइड तो आपको देखो, मीठा, मैंने शुगर की बात करी ना, मीठा तो अवॉइड करना है, मीठा avoid बट करना है। कंपैरेटिवली आप वो ले सकते हो उसकी जगह, बट जितना हो सके अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। मैंगोज में जैसे बहुत शुगर होती है। मैंगोज ले लो, बट आप ज़्यादा भी मैंगोज लोगे आपको गर्मी करने लग जाएगा, कितना का खा लोगे आप मैंगो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिसके अंदर फूड के अंदर मीठा है ना, तो आप वो लो, वो आपको एटलीस्ट आप इतना अमाउंट में खाओगे कि वो हद से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। एक आम के जब आप 2 किलो आम एक दिन में तो नहीं खा सकते ना, है ना। शुगर में तो आप जितना हम देखते हैं ना, वो जो शेक बनाते हैं वो इतना एक बार में डालते हैं, वो हफ्ते की शुगर एक बार में खिला देते हैं आपको ग्लास में, ठीक है। तो जो जानी होती है हफ्ते की एक दिन में, और एक ओरियो शेक में 5 बिस्किट भी है, चॉकलेट सिरप भी है, आइसक्रीम और भी चॉकलेट सिरप में भी उसमें देखो मीठा डाला हुआ है, ठीक है। बिस्किट में भी डाला हुआ है, ऊपर से वो भी डाल देते हैं। आइसक्रीम का स्कूप भी आ गया। आइसक्रीम का, तो आप खुद देखो ना कि कितनी सारी चीज़ें हम खुद ख़राब कर रहे हैं। तो जितना हो सके अवॉइड करो इस चीज़ को। अब क्या गट हेल्थ गट हेल्थ की बात शुरू करते हैं।
तो देखो, जो भी डाइट है, जो भी न्यूट्रिशन है, ठीक है, क्या क्या अवॉइड करना है हमने उसकी बात करी, लेकिन सारा इम्पैक्ट आया कहाँ? आया तो गट पे ही ना। तो गट हेल्थ मेरे हिसाब से आयुर्वेदा क्या कहता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपके गट से शुरू होती हैं। तो गट के बारे में हम बात करते हैं। आपने डीपली डाइट और न्यूट्रिशन की स्टडी की है, आपने अपने बॉडी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करे हैं, आपने परफॉर्मेंस भी करके देखी है, आपने रेस्ट भी करके देखा है। तो गट के बारे में आपकी क्या समझ है, आपका क्या? तो बहुत लोगों के ना क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे काफ़ी लोग जो ओवरवेट हैं, है ना, वो बात करते हैं कि यार मैं जिम तो जाता हूँ, मैं डाइटिंग भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो इस बारे में बताओ, आपको नॉलेज है बहुत डीप में डाइट की, न्यूट्रिशन की, है ना, तो इस बारे में बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि एफर्ट्स कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। देखो, मैं इसमें ये कहूँगा कि जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबीज बंदा है या बहुत ज़्यादा स्किनी बंदा है, पतला है ना, मोटा होना चाहता है वो, और ओबीज बंदा पतला होना चाहता है, बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है और बहुत, देखो एक चीज़ है, हर जो डाइट प्लान है ना वो सेम टू सेम हर बंदे पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। क्या उसकी बॉडी उस चीज़ को सूटेबल है कि नहीं है, क्या बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। हमने आज डाइट बना के दी थी, मैं कंसल्ट करता हूँ मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आप इस टाइम पे ये खा सकते हो। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम के अंदर टाइम भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने ना काफ़ी टाइम से ना मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तब मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं थी। मैं डाइट बना के देता था, मैं करवाता रहता था, एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, डाइट भी बंदा पूरी ले रहा है एक्यूरेट, फिर उसकी क्या दिक्कत हो रही है। फिर मैंने ना काफ़ी रिसर्च और काफ़ी वो चीज़ पढ़ी, है ना। उसके बाद मैंने एक चीज़ देखा कि एक चीज़ होती है जो बंदा कहता है ना, यार मेरी ना गट फीलिंग कहती है ये। तो मैंने कहा यार ये गट फीलिंग क्या चीज़ है, मतलब उसके बारे में मैंने गट को सोचा। गट एक अपना बॉडी का जो है, है ना, जो फूड को वो करता है पूरा, है ना, सेपरेट करता है न्यूट्रिशन, जो अपना डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं कि, है ना, ये चीज़ है। और गट फीलिंग होती है ना, वो बंदा कब यूज़ करता है कि ये मेरी गट फीलिंग है, जब वो उसको लगता है कि ना एग्जैक्ट ये चीज़ होने वाली है, मतलब वो पॉजिटिव वे में ही बोलता है यार ये मेरे को गट फीलिंग कह रही है कि ये चीज़ सही। तो फिर ना गट हेल्थ जो चीज़ है ना, जो रिलेट करता है वो यहाँ से करता है, वो दिमाग से नहीं करता, दिल से नहीं करता, वो पेट से करता है, ठीक है। तो मैंने देखा कि आयुर्वेदा ये कहता है ना कि अगर आपका गट सही नहीं है ना, आप जितना मर्जी कर लो, आप वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। अब ये क्या है कि कहना क्या चाहता है कि जो अपने फूड खा रहे हैं वो अपने लिए सूटेबल है कि नहीं है, अपने जो टाइमिंग में जो खा रहे हैं वो सूटेबल है कि नहीं। तो गट इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। आजकल देखते हैं कि हमारे पिंपल्स होने लग जाते हैं ना, कोई फूड खा रहे हैं वो यहाँ से दिखने लग जाते हैं कि यार पिंपल्स हो रहे हैं, गर्मी कर रहे हैं, है ना, या बहुत सारी चीज़ें मैटर करने लग जाती है। तो गट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले अपना डाइजेशन सही हो। डाइजेशन जब जिस दिन सही होगा ना, आपको रिज़ल्ट तभी से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डाइजेशन सही होना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप जो कर रहे हैं ना इस चीज़ को वही बताएगा कि मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, ये मेरी चीज़ सही नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, इस चीज़ को बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही है, सर इसको चेंज कर दो, तो मैं तुरंत चेंज करता हूँ, बंदे को रिजल्ट मिल जाते हैं। तो गट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मेरी गट हेल्थ ख़राब है, बट जैसे अब आपसे पता लगा गट हेल्थ ख़राब है, बट इस चीज़ को मैं ठीक करने के लिए इनिशियली आज से अभी से क्या स्टेप्स ले सकता हूँ जिससे मुझे थोड़ा पता लगे कि देखो हाँ, आप नॉर्मल सी चीज़ है, आज आप कोई चीज़ खा रहे हो, नई चीज़, मैंने एज एन ट्रेनर, एज एन कोच बोल लो कि मैंने आपको एक नया डाइट प्लान बना के दे दिया, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी फैंसी आइटम्स हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाई हैं। मैंने दलिया बोला है, आप ओट्स खा रहे हो या और कुछ खा रहे हो, दलिया नहीं खाया, ठीक है। दलिया तो बहुत बेस्ट वे है, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, हम उस पर बात नहीं करेंगे। या फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी कि लाइक पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड बोल दिया, आपका पेट अलाउ नहीं कर रहा उस चीज़ को, आप ऐसा लेज़ी फील कर रहे हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं, या फिर आप मतलब ऐसे लूज़ मोशन लग रहे हैं, उस चीज़ को बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही, तो पहले वो सिस्टम सही करना पड़ेगा। जिस दिन वो सिस्टम सही होगा ना, फिर हम फूड को रिप्लेस करेंगे या किसी और चीज़ से ऑल्टरनेटिव देंगे उसका, ताकि बंदे को रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज़ मेरे को नहीं पता लगी, ये चीज़ जो क्लाइंट होगा वही बताएगा कि हाँ मेरे को ये इस चीज़ से है। देखो अगर जिस बंदे का पेट साफ़ होगा ना, उसकी स्किन चमक रही होगी, जिसका पेट साफ़ नहीं होगा ना, उसकी स्किन पे कहीं ना कहीं पिंपल्स और ऐसी सारी चीज़ें रहेंगी। तो
ये चीज़ें हैं। आप पानी पियो फुल, स्लीप लो फुल, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करो क्योंकि स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करो। न्यूट्रिशन देखो कि मेरे पास से कहाँ से क्या मिल सकता है। ब्रेकफास्ट में ये खा रहा हूँ तो एक चीज़ और मैंने ऐड कर दी अच्छी जो मेरे को न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट कर रहा है, ठीक है। प्रपोर्शन वाइज डाइट को बैलेंस रखो, कितने प्रपोर्शन में कितने क्या अमाउंट रखना है, क्या मेरे प्लेट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ मैं खाऊँगा तो मेरा ओके रहेगा। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा इस जगह पे कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप बिना टाइम के कोई चीज़ खा रहे हो ना तो वो इंसुलिन स्पाइक होएगा, आप जो आपको रिजल्ट मिल रहा है ना वो और डिले होते चले जाएंगे। एक स्टेटमेंट है इंटरनेट पे काफ़ी कि 7 या 8 बजे के बाद कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, क्या ये सच है? यस, नहीं खाने चाहिए। नहीं खाने चाहिए। अब उस कार्ब्स का करोगे क्या, खा के सोगे? आप उस एनर्जी का करोगे क्या? कार्ब्स है ना, कार्ब्स इज़ लाइक पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल है और प्रोटीन इज़ लाइक मशीन है जो उसको कर रही है, ठीक है। और फिर ओवरऑल जो कार है ना वो फैट है। तो पेट्रोल जाएगा तभी तो इंजन चलेगा ना। तो कार्ब्स है ना, आपको तुरंत एक केला खा लो आप, आपको एनर्जेटिक फील होएगा, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स पी लिया या कुछ ऐसा खा लिया कार्ब, या आप थोड़ी सी शुगर ले लोगे ना, आपको एकदम से एनर्जी आने लग जाएगी। तो आपने 7-8 बजे ले लिया, 7-8 बजे के बाद आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, आपको बेड पे बैठना है या आपको सिटिंग वर्क है, आपको कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं, वो कार्ब्स वेस्टेज हो रहा है। वो कहीं ना कहीं आपको फैट स्टोर कर देगा, आपके बेली फैट पे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेगा, वो वेस्ट का वेस्ट सुबह निकल जाएगा। तो क्यों लेना फिर शाम बट जैसे को? मैं रात को लेट सोता हूँ और मैं जो डिनर है मैं 12 बजे करता हूँ, मैं रात को 3 बजे सोता हूँ, तो क्या मैं मेरी गट हेल्थ खराब कर रहा हूँ यहाँ पर मैं नींद 8 घंटे की पूरी करता हूँ। आप नींद पूरी जो कर रहे पिज्जा हो। ऑर्डर करता है वो भी तो बता। हाँ मतलब वही कार्ब्स है। रोटी नहीं खाता तो रोटी देखो वही मैंने ना पिज्जा ऑर्डर करता है। 3-4 बार मैंने बता दिया, टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल का माइक सीधा, आजकल का जो आजकल का जो टाइम है ना, मतलब वर्किंग आवर्स ऐसे हो गए, किसी की नाइट शिफ्ट लग रही है ना, अब वो बेचारा तो फंस गया, मैं क्या खाऊं, किस टाइम में क्या खाऊं, रात में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं मिलती तो सोचता है बिस्कुट और चाय ही पी लेता हूं, है ना। ये मतलब कुछ चीज़ नहीं मिलता है ना तो वो खा रहा है। अब वो उस जगह पे फंसा हुआ है, लेकिन वो ये कि वो उसको थोड़ा सा उसको खुद अपने आप से मील प्रेप करके रखना पड़ेगा, है ना। थोड़ी मेहनत उसको फूड के लिए करनी पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट डे फिर उसका ख़राब होने वाला है ना। अगर वो चाहता है कि मैं फ़िट भी रहूँ इस काम के साथ में, है ना, तो इस चीज़ को खुद को उसको मील प्रेप करके रखनी पड़ेगी और फूड को जानना पड़ेगा, रात में कितनी एक्टिविटी हो रही है उस हिसाब से उसी अमाउंट में लेना पड़ेगा। बट टाइमिंग बहुत मैटर करती है। शाम को डिनर लोग कहते थे पुराने लोग कम खाओ, दोपहर में ज़्यादा खाओ, है ना। ब्रेकफास्ट आप अपना हेल्दी रखो, उतना खाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है एक नॉर्मल इंसान के लिए। एज एन एथलीट बात करूँ ना तो आप सोचोगे कि यार ये सब तो क्या ही कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल अलग होता है भाई, सब चीज़ अलग ऑन पॉइंट रखनी पड़ती है। आपकी परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी, कितना मर्जी मत्था मार लो, कितनी मर्जी रात दिन मेहनत कर लो, एक दिन ऐसा आएगा आपकी कहीं ना कहीं मसल टीयर हो गए, क्रैम्प आ गए, खाने पीने की वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिला, आप ये हो रहा है ये हो रहा है, ठीक है। और नॉर्मल इंसान में स्ट्रेस आ रहा है, खा पी रहे नहीं ढंग के, बाल झड़ने स्टार्ट हो गए, मोटा होने लग गया, डार्क सर्कल्स आने लग गए, है ना। बहुत सारी चीज़ें इम्पेक्ट करने लग जाती हैं इंसान को। तो टाइमिंग, स्लीप, स्ट्रेस फ्री रहना और फिजिकल एक्टिविटी करते रहना, ये आपको लॉन्ग टर्म तक हेल्प करेंगी आपको फिट रखने में। मेरे को ना किसी ने बोला था एक बार कि सुबह उठ के ना खाली पेट वाइट पेठे का जूस पियो। हाँ, बड़ा स्वाद होता है फिक्का फिक्का सा। हाँ, तो वाइट पेठा हाँ। है ना, उसका जूस पियो। मेरे को लगता नहीं यहाँ अपने मिलता भी है ना, लेकिन मैंने पिया था, मेरे को सही लगा। आपके नॉलेज में है तो आप बताओ ये सच है, झूठ है या ये क्या है? किस रीज़न की वजह से आपने, किस रीज़न से किसी इंसान से कंसल्ट किया होगा, किस रीज़न से उसने बताया कि ये पीने से ये हो जाएगा? नहीं, मैंने कंसल्ट नहीं किया था, अपने वैसे ही किसी दोस्त के घर पे मैं बैठा था या किसी जानकार के, तो भाई उन्होंने मेरे को लाके सीधा पिलाया कि सुबह सुबह अभी उठे हो। हाँ। मेरा पहला चीज़ तो फिक्स है, मैंने सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना है गर्म, ठीक है। और रात को भी मेरा फिक्स है, सोने से जस्ट पहले 1 गिलास मैंने पानी पीना ही पीना है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जूस दिया, कहते ये वाइट पेठे का जूस है, ये खाली पेट पीना होता है, इसको पियो, पेट साफ करता है। बस। हाँ देखो हेल्प करता है। आजकल सुबह देखो लौकी ग्रीन जूस भी पीते हैं, लौकी का जूस भी पीते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें ग्रीन्स हैं, बहुत हेल्प करेगी। अब ये आपने बताया वाइट पेठा, माइट भी आपके
पेट के है ना डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए रखता हूँ, ठंडा रखने के लिए रखता हूँ, है ना। सुबह सुबह लोग गूंद कतीरा भी पीते हैं, है ना। जो पुराने लोग हैं ना वो आज भी वो चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ बने। तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं, एल्कलाइन वाटर पीना प्रेफर करते हैं कि ये पानी पिए, है ना। ये सारी चीज़ें पुरानी ही आई हुई है, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने में, आपके गट को हेल्दी रखने में। मटके का पानी, तांबे के हाँ। बर्तन का पानी। हमें तो ये लगता है यार ये क्या बोरिंग सा, ये क्या है ट्रेडी, है ना। बट ये बहुत ज़्यादा है ना साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं अपनी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं। तो मेरी अगर जैसे गट हेल्थ खराब है, उसको ठीक करने के लिए क्या खाऊं? एक मुझे वो बात याद आ रही है कि मोटा इंसान पतले होने के लिए हमेशा खाने का पूछता है कि मैं क्या खाऊं। तो मैं अपनी गट हेल्थ ठीक करने के लिए कौन से फूड्स मैं खाऊं जो इम्प्रूव करेगी, या ऐसा कुछ भी होता है कि अगर एक बार ही खराब हो गई तो इट्स नॉट रिवर्सिबल? ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा कुछ नहीं तू होता। नशे छोड़। ये काटेंगे भाई, पागल इतना कुछ नहीं बोल रहा। तो देखो गट हेल्थ तो इम्प्रूव हो ही जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब सही हो सकती हैं। बंदूक चलानी कम कर। है ना। तो यहाँ पे देखो गट हेल्थ है इम्प्रूव की जा सकती है, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव किया जा सकता है। उसको बस एक टाइमिंग और एक रिसाइकल देने की, अपने काम को और सारी चीज़ों को थोड़ा सा वापस से सेट करने का होता है और सब इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दूँ, आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर दो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि खाना कहीं ना कहीं स्टोर होता ही है, रोज़ आप खाओगे ना, रोज़ कहीं ना कहीं स्टोर है, क्योंकि एक अमाउंट ही नहीं पता, कभी ज़्यादा, आज मम्मी ने राजमा चावल बना दिया तो भाई भरपेट खा लिया, आज मम्मी ने करेले और रोटियां बनाई हैं तो मैंने खाया ही नहीं, आज टिंडे की सब्ज़ी है वो मैंने खाई ही नहीं, है ना। और किस दिन बना दिया कोई कड़ी चावल बना दिया, कुछ ऐसा, है ना, चने की छोले की सब्ज़ी बना दी, पनीर बना दी उस दिन तो भाई वो चीज़ है ही नहीं स्टेबिलिटी इंडियन फूड के अंदर, है ना। कभी हम ज़्यादा खा रहे हैं, कभी हम कम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं जो हमें पसंद है, जो हमें नहीं पसंद है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन भर के है, वो हम नहीं खा रहे। ये मैंने ना कल्चरली बहुत देखा है, जैसे वेल प्लान डाइट है साउथ इंडियन डाइट में, कि भाई डोसा, उसके साथ जो सांबर की दाल, उसमें कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है, और साथ में नारियल की चटनी डाइजेस्ट करने के लिए रखी है, वो उन्होंने टेस्ट के लिए नहीं रखी, है ना। वो और होल ठीक है। फूड है, हाँ। जो पूरा वेल प्लान्ड है, हाँ। और उसी को कल्चर को वो फॉलो कर रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं, खा रहे हैं, वो सिर्फ एक टेस्ट के लिए नहीं रख रहे। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो आज सूजी- दाल को अगर चावल के साथ खाएंगे ना तो वो पूरा होल फूड बन जाएगा, दाल चावल, हाँ, ठीक है। तो हिमाचल वो में दाल चावल के बनी हुई है वो चीज़, है ना। तो अगर अकेले आप चावल खा लोगे तो भी नहीं सेट बैठेगा, अगर आपने दाल भी पिलाओ तो भी सेट नहीं बैठेगा, उसके साथ आपको लेना पड़ेगा ही वो होल फूड को, तब आपका वो न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट जाएगा। हमारी डाइट है परोंठे पे मक्खन। बट नहीं, जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया था, जब मैंने 25 kg लूज़ किया था, तो मेरी ना एक पेट डाइट थी जो मैंने 6-7 महीने लगातार खाई थी, कुछ भी चेंज नहीं था उसमें, मतलब दाल चावल ओट्स वे प्रोटीन और दूध और एग्स थे, बस ये थे। बट इसमें जैसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जब उसमें थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि जैसे जो चावल होते हैं, वाइट राइस होते हैं, वो होल ग्रेन नहीं होता, तो क्या मैं वहाँ पे फाइबर लूज़ कर रहा था? देखो फाइबर बहुत बड़ा, आज मैं क्वेश्चंस मेरे से जिम में एक भी चीज रह पूछते गई, हैं, क्या? तो पेडिग्री भी तो खाता था, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज मुझसे पूछते हैं, बहुत जने पूछते हैं, है ना, कि सर आप अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन रखते हो। देखो मेरा तो काम ही यही है, ठीक है। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं भी कर रहा हूँ ना, अगर तुम्हें डंबल ला के पकड़ा रहा हूँ ना, तो वो मेरी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। आप मेरे स्टेप्स काउंट कर लेना, नॉर्मल इंसान के स्टेप्स से 4 गुना आगे ही चल रहा हूँ मैं, क्योंकि हाँ तो मैं, हाँ वो चीज़ है कि मेरी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, क्योंकि मेरा काम ही वही है, मेरे को अर्निंग भी वहीं से हो रही है और मेरे को करना भी वही है ना। बट मैं ये बोलना चाहूँगा, बैलेंस्ड फूड है ना, आपको बैलेंस फूड ही खाना पड़ेगा। आपकी थाली में हर एक चीज़ इक्वल होनी चाहिए उस टाइम, तभी आप कोई जो आप गोल सोच रहे हो कि आज मुझे फ़ैट लॉस करना है, या है ना वो लूज़ करना है, फ़ैट लॉस करना है, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। आपकी थाली के अंदर कार्ब्स भी होएगा, फैट भी होगा, प्रोटीन, जब आप पूरा
पोर्शन बैलेंस्ड होगा ना, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी। इंडियन फूड्स के अंदर क्या होता है, कार्ब्स होते हैं, फैट तो मम्मियाँ यूज़ कर ही देती है तेल, प्रोटीन कहाँ है, प्रोटीन के नाम पे कुछ नहीं। जब हम प्रोटीन से लैग करते हैं तो हमारे मसल बिल्ड नहीं होते, जिम में जाते हैं, जब हम मसल्स की बात करते हैं तो फिर प्रोटीन की बात होती है कि यार प्रोटीन ले प्रोटीन। फिर जब बंदा प्रोटीन चक के लिए आता है, उसके मसल ग्रोथ होने लग जाती है, फिर वो कहते हैं भाई डब्बे खा रहा है ये तो भाई ये देखो ना कि उसने क्या ऐड ऑन किया, सिर्फ प्रोटीन ही तो ऐड किया, प्रोटीन ऐड करते उसके मसल, क्योंकि वो लैग ही वहीं से कर रहा था ना, कार्ब्स और फैट तो इक्वली मिल रहे थे उसको, ठीक है। और फैट, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार मैं हर एक चीज़ ऑन पॉइंट रख रहा हूँ, नींद भी ले रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, स्ट्रेस फ्री भी हूँ, वर्कआउट भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं पतला नहीं हो पा रहा। ब्रो, आपको सिर्फ अपने फूड के अंदर ना फाइबर्स ऐड करने की ज़रूरत है। फाइबर्स को निगलेक्ट करते हैं लोग, सलाद नहीं खाते, जो ग्रीन जूसेस होते हैं वो नहीं पीते। फाइबर्स को ऐड करोगे ना, आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च देखी, बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना है, बुक्स भी पढ़ी हैं मैंने, कि उसके अंदर लोग ना फाइबर्स जो खाना स्टार्ट करते हैं ना, बहुत अच्छे से उनको रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप ऑर्गेनिक्स चीज़ पे जाओ, पैकेट फूड्स बंद कर दो, जंक को अवॉइड कर दो। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा चीट मत करो, चीट करो, बट चीट आप एक ऐसा करो, ऐसी टाइमिंग में करो। ये नहीं कि आपने भाई डिनर में करा लिया खूब सारे, है ना, KFC के चिकन्स मंगा लिए, ये कर लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, बियर पी ली साथ में, और वो खाना क्या हो गया, पड़ा वेस्ट ही हो रहा है वो। और उस चीज़ को डाइजेस्ट होने में शरीर भी इतना मतलब वो हार्ड वर्क कर रहा है अंदर से उसको डाइजेस्ट करने में, कि मतलब उसको 2 दिन लग रहे हैं उस चीज़ को डाइजेस्ट, आपका पेट अपसेट हो रहा है, वो पड़ा है खाना, ऊपर से अगले दिन आप अच्छा न्यूट्रिशन भी दे रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट ही होता जा रहा है उसके साथ में। तो आप दोपहर का टाइम लो, आपको चीट करना है, आप ऐसी चीज़ खाओ, आप पिज़्ज़ा खाना है, आप पिज़्ज़ा खाओ, मल्टीग्रेन पिज़्ज़ा मंगवा लो, दोपहर के टाइम खाओ, शाम तक फुल एक्टिविटी कर लो, ताकि वो हो जाए, आपका चीट भी कंप्लीट हो गया। आपके वहाँ से जो थोड़ा बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ही मिल गया, वहाँ से न्यूट्रिशन मिल गया, इधर से आपने कवर अप कर दिया, इधर से आपने फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई शाम को कुछ खेल लिया, या कोई गेम कर ली, कोई एक्टिविटी कर ली, या चल फिर लिए, या मूवी के लिए चले गए, कहीं भी थोड़ा बहुत आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, तो वहाँ से आप कवर अप करके नेक्स्ट डे आप स्टार्ट हो गए, आपका सेटिस्फेक्शन भी हो गया, आपका चीट भी कंप्लीट हो गया, और बॉडी जो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट डाइट से फॉलो कर रही थी, उसको भी एक थोड़ा सा वो मिल गया कि हाँ भाई कुछ आया, चेंज हुआ है यहाँ पे, है ना। तो वो फिर वापस से रिजल्ट देना स्टार्ट करती है, क्योंकि एक टाइम बाद बॉडी भी अडेप्ट कर चुकी होती है उस चीज़ को जो आप 2-3 महीने से कंटिन्यू कर रहे हो। बंदा इरिटेट होने लग जाता है, हम भी होते हैं, हमें जब ऐसा कोई कंपटीशन का टाइम होता है ना, आप बॉडी बिल्डर्स का देख लो भाई, उनके जैसा डिसिप्लिन मुझे नहीं पता कि कोई हो सकता है। हर एक चीज़ को नाप तोल के खाना है, एक एक्यूरेट खाना है, उस चीज़ को कंप्लीट करना है। कंपटीशन टाइम में पानी नमक सब छोड़ना बहुत हार्ड है भाई, बहुत हार्ड है, लिटरली बता रहा हूँ। हर किसी की बस की बात नहीं है। अपने आपने फिजिक देखी है, लेकिन उसकी मेहनत भी देखो उसके पीछे कितनी लगी है। तो मैं तो सबको हेड्स ऑफ करता हूँ जो भी जिस चीज़ के अंदर है, बट ये है कि किसी को देख के अगर आप कर रहे हो ना, तो उसके पीछे उसकी मेहनत को देखो और वो कितना टाइम उस चीज़ को दे रहा है, ठीक है। शॉर्टकट्स मत लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आप लूज़ कर बैठोगे कुछ ना कुछ अपने शरीर के अंदर, और वो लॉन्ग टर्म के लिए सही भी नहीं है। आपने बोला ना बीच में कि भाई ये डब्बे खा रहा है, मेरे अभी हमने शूट करना था, वो प्री वर्कआउट वाला डब्बा मैंने घर पे जाके रखा। मेरे पापा कहते हैं ये कचरा कहाँ से लाया है? मैंने कहा ये मैं खाता नहीं हूँ, ये शूट के लिए है ये। तो देखो पेरेंट्स है ना, उनको नहीं चीज़ों का पता ना उस चीज़ का, उसका उसमें बेनिफिट भी है, उसमें बेनिफिट भी मतलब पेरेंट्स को नहीं पता यार, मुझे पता है उनको नहीं है। इवन तो कि कुछ टाइम अगर हम खुद भी पहले चल जाए ना, तो हमें भी नहीं पता कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं। हमें भी लगता था कि खाने से कुछ हो जाएगा, बॉडी एकदम से बन जाएगी। किस अमाउंट में क्या चीज़ खानी है, ज़्यादा भी नहीं खानी है, कम भी नहीं खानी है, मतलब ऐसा है कि उसका राइट वे आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज़ करना है बस। मोटा मोटा जितना मुझे समझ आया कि भाई शुरू करो, एक्सपेरिमेंट करो अपनी बॉडी के साथ, हिट एंड ट्रायल ही है, एक इंजेक्शन नहीं है जो सबके लिए कोविशील्ड काम कर देगा, है ना। अपनी बॉडी को समझो, टाइम लगाओ, वर्कआउट को कैसे रिस्पॉन्स करती है बॉडी, तुम्हारी डाइट को कैसे रिस्पॉन्स करती है, और जब तुम्हें पता लग जाए कि हाँ ये 4 चीज़ें सही हैं और ये 8 गलत हैं, तो वो 4 कंटिन्यू करो और 8 को छोड़ दो। सबका अपना अपना बॉडी टाइप होता है ना। एक बड़ी दिक्कत है, मेरा एक दोस्त है ना, बंदूक बहुत चलाता है। It's too early for us. तो नंबर्स आने दे, उसके बाद बात कर लेंगे, घर वाले मना नहीं करेंगे। मेरे घर वालों को ऐसा होता है, ब्रेक कर दे, थोड़ा पानी देना यार, पानी दे दे। नंबर्स कौन से? टाइम क्या हो गया? सब्सक्राइबर्स। अच्छा टाइम क्या हो गया? 2:30 बजे।
ठीक है। ये टॉपिक नहीं टच करना क्या? नहीं अभी इतना जल्दी नहीं करना। नहीं करना। नहीं, स्किप करते हैं। हाँ, अभी अपने चलते हैं थोड़ा कुछ पानी लोगे? हाँ। कुछ तो थोड़ा लाइट करते हैं, टू मच इन्फॉर्मेशन होगी, हाँ, है ना? मैं तभी तो बीच बीच में मजाक कर रहा था। वो पेडिग्री में तो मेरे को जोक ही नहीं आता है, मैं क्या जोक मारूं। कुछ अपने उस पे जाते हैं कि कि पेडिग्री भी तो खाता था, नहीं, तो नहीं, भूल ही नहीं। गया। नहीं बस हो गया बस। कि अपने जैसे आजकल के जैसे जो बच्चे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप भी उस जोन से उस फेज से निकले हो, है ना? अपन क्या कर सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है उनके लिए ये help? चीजें होती हैं, खड़े होके नहीं पीना पानी, बैठ के के पीना होता है। गोडे में चला जाएगा। नहीं गोटे में नहीं नहीं, जाता, कुछ और होता है। बैठ के पीना चाहिए पानी। कारण चलते चलते पीते हैं ना, जैसे जिम में मैं खुद भी पीता हूँ, लेकिन अब मैंने चीज़ों को सुधार कर दिया। बैठ के पीना चाहिए पानी। पानी क्या होता है कि पानी जा रहा है ना, अपने हिल रहे हैं, जो अपनी फूड पाइप होती है ना, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होता है। पानी बैठ के ही पीना चाहिए, वही गट वाली बात है, गट हेल्थ वाली लेकिन बात मेरे है। हिसाब से जब आप इतना डीप में जाते हो चीजों में, फिर तो टेम्परेचर का भी ध्यान रखो। पानी गर्म नहीं पीना है, ठंडा नहीं पीना है ना। पानी और- हल्का गुनगुना ही पीना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, मुझे पता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने से भी मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चेंज आता है और वो कैसे इंटरेक्ट करेगा। इवन कि बेंजीन का सिंगल से डबल बॉन्ड ही हो जाए तो ही इतना सारी केमिस्ट्री बदल जाती है। हाँ। तो भाई टेम्परेचर का और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उसको आ रहा होगा समझ कि पूरा इफेक्ट ही चेंज हो जाता है, पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, तो फिर उसका बॉडी पे बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ। चलो थोड़ा आपकी बात करते हैं, ठीक है। मैं ना बड़ा आपकी इंस्टा आईडी से स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा बड़े ऐसे पहाड़ों में मस्त ऐसे बर्फ में फोटो क्या सिस्टम है, ट्रैक्स व्रैक्स पे जाते रहते हो आपको, और मतलब आपको क्या इंटरेस्ट है, तो उस बारे में थोड़ा बताओ। तो बेसिकली जब लॉकडाउन हुआ था, मैं अपनी जर्नी मैंने आपको बताई थी कि मेरे क्या टेंडेंट ईयर हम हो गया लॉकडाउन था। में ही मिले थे। हाँ। तो लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था, तो काफ़ी लोग थे मेरे जैसे फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स है, वो फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो चुके हैं ना, मेरी उनसे बात होती रहती है। तो मुझे ना ऐसा वो होता था कि यार घूमने जाना है, बट मेरे पास ग्रुप नहीं है कोई घूमने के लिए। तो मेरे कुछ ना फ्रेंड्स बने थे जो ऑलरेडी 1-2 ट्रैक्स करके आ चुके थे, तो हमने ना प्लान किया कि यार ट्रैक करते हैं। और मेरे को ना, मैं उस टाइम क्या था कि उस टाइम इंस्टा पे भी अपने जैसे देखते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं तो कई बार ऐसे पहाड़ों की आते हैं, तो वो बड़ा फैसिनेटिंग सा होता था कि यार हाँ यार जाना है, एक बार देखना है। फिर ना मैंने एक दिन वैसे यूट्यूब चलाया और मैं देख रहा था, फिर मैं एवरेस्ट वाली कोई एक मूवी थी, मेरे को नाम याद नहीं है, मैं वो देख रहा था। मैं कहा यार यहाँ पे जाना है यार, यहाँ पे ये तो बड़ी तगड़ी चीज़ है, दुनिया से अलग है, ये लोग कैसे जा रहे हैं क्या, है ना। और हम तो क्या है, हम अपने परिवार में फंसे हुए हैं, सारी चीज़ें है ना, कि हमें ये करने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बट मैं देखता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मूवी की आपने बात करी ना, मैंने नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देखी थी 14 पीक्स। वो मैंने भी देखी आपने है। देखी है? मैंने तूने देखी है। देखी है? एक नेपाल का बंदा है, निम्स पूर्जा उसका नाम। नीम्स, हाँ, उसने नीम्स दही बोलते हैं उसको। हाँ, निर्मल नाम है वैसे उसका। निर्मल पूर्जा पूरा नाम है। अब उसने ब्रांड नीम्स के नाम से बनाया है। हाँ, तो उसने क्या किया, दुनिया की 14 हाईएस्ट पीक्स जो 8000 मीटर से ऊपर हैं, वो सारी वन गो में क्लाइंब करी। उसने- एक एक करके उसने कवर अप कर दिया। हाँ, इससे पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड था 7 साल का, उसने करी थी 6 महीने और कुछ दिन में सारी वर्ल्ड की 14 पीक्स, इसीलिए उसका नाम है 14 पीक्स। और मतलब एवरेस्ट तो वैसे चढ़ गया था जैसे अपने पार्क में चलते हैं। हाँ, तो नहीं ये ऐसा नहीं था, उसने बहुत सारी कंडीशंस अपनी थी। देखो एक होता है जेनेटिक्स बंदे का, ठीक है। नेपाल में आप एवरेस्ट जाओगे तो नेपाल में जाना पड़ेगा आपको, और नेपाल के जो लोग हैं जो उनकी जेनेटिक्स है, नहीं, जो मुझे आपका नहीं पता, मेरा सपना है मैंने एवरेस्ट क्लाइंब करना है। क्या आपका भी है? मेरा भी है, लेकिन मुझे अब मैंने इतने ट्रैक्स किए ना, तो मुझे अब एवरेस्ट से डर लगने लग गया है। क्योंकि वही इजी नहीं है, इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपके सामने मौत होगी और आपको पता है कि मैं ना तो पीछे जा सकता हूँ ना आगे जा सकता हूँ, और मैं यहाँ पे रहा तो ख़त्म हूँ मैं। तो इजी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एवरेस्ट तो हमने बहुत बड़ी बात कर दी, खर्चा भी क्योंकि बहुत ज़्यादा है। हाँ खर्चा भी 50 है, लाख रुपए। हाँ बहुत सारी। देखो उसके अंदर आपकी जो एसेंशियल्स चीज़ है, रिक्वायरमेंट है, लोग जा रहे हैं आपके साथ, हेलीपैड है, कुछ भी होता है तो वो लेने आएंगे ना, तो उस चीज़ की वो कीमत है। और जो
निर्मल जी की जो आपने बात करी नीम से ही, जो मैंने उनकी देखी है, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ इंस्टा पे। हाँ। और वो बंदा ऐसा है, वो यूएस आर्मी में भी वर्क उसने दे रखा है, हाँ। काम कर रखा है। हाँ। उसने अपने आप को बिल्ड किया है। कुछ क्या है उनका जो पहले का पीछे से जो जेनेटिक्स आ रहा है ना, जो शेरपास बोलते हैं, हाँ। वो शेरपास फैमिली से बिलोंग करता है, वही एवरेज करवाते हैं। और निम्स दही तो आज रिकॉर्डेड है कि हाँ लिस्ट में इतना है, बट कुछ ऐसे शेरपास हैं जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, वो कितनी बार एवरेज करके आ चुके हैं। ऑन रिकॉर्ड भी ऑफिशियली एक शेरपा है जिसने 22 बार एवरेस्ट क्लाइम किया। ज़्यादा हाँ, ज़्यादा कर होगा। चुका। लेकिन अनऑफिशियली वो ऐसे ही चढ़ जाते हैं एवरेस्ट। हाँ, क्योंकि देखो उनकी बॉडी है ना, उन्होंने स्टार्टिंग से ठंड में रहे, हमारी बॉडी वो चीज़ को झेल नहीं सकती। तो सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग ही वही है, ठंड को झेलना। दूसरी चीज़ है सामान को लेके चढ़ना, क्योंकि आप जा रहे हो, कितने दिन लगेंगे आपको जाने में, खाने की चीज़ें आपको खुद कैरी करना है, आप कितना कैरी कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ है, प्लस आपके इक्विपमेंट्स वहाँ पे हर एक छोटा अगर नट बोल्ट या एक रस्सी भी है ना, और एक बॉटल भी है, वो आपके लिए बहुत मतलब लाइफ सेविंग हो सकती है। तो हर एक चीज़ को कैरी करके वहाँ तक जाना ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को, है ना। ग्लव्स हो गए, इनर्स हो गए, थर्मल्स हो गए, कपड़े हो गए, क्या चेंज करना है, गीला हो गया क्या सिचुएशन है, क्या करना है, टेंट लगाना है, आपके पोंचोज हो गए, आपके स्टिक्स हो गई, हर एक चीज़। एक भी चीज़ मिसिंग है ना, तो वो आपके लिए हेल बन सकती है कि नहीं होगा ट्रैक। तो आपने सबसे डेंजरस ट्रैक कौन सा देखो डेंजरस नहीं कह सकते अभी तो मैं एडवेंचर हाँ एडवेंचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लाइक थ्रिलिंग भी कह सकते हैं कि यार ये है। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक ट्रैक किया था रुपिन पास। ईजी टू मॉडरेट में आता है, मॉडरेट कह सकते हैं, डिस्टेंस इतना नहीं है, बट वो मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी उसके अंदर। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इंसान की वहाँ पे तबीयत ख़राब हो जाए तो वो उसके लिए कितना चैलेंजिंग हो सकती है। तो मैंने वैसे अभी तक 7 ट्रैक कर चुका हूँ मैं। ट्रैक में क्यों करता हूँ, आपने बात छेड़ी तो मैं इसके बारे में भी बात करता हूँ कि ट्रैक्स में क्यों करता हूँ। ट्रैक्स मेरा करने का मोटिव ये नहीं होता घूमना, हाँ घूमना तो है ही, एक जा रहे हैं हम घर से बाहर निकलते, बट वो घूमना एक हेल की तरह भी बन जाता है कि आप उस सिचुएशन में कभी रहे नहीं हो। यहाँ पे हम घर पे क्या रहते हैं, बिल्कुल कंफर्ट, खाना मिल रहा है ना टाइम टू टाइम। अपनों को चैलेंजिंग क्या है कि अगर अपनों को किसी ने टास्क दे दिया ना, वो अपने लिए चैलेंजिंग है कि अपने उसको कंप्लीट करना है। ट्रैक इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, इस काइंड ऑफ कि आप जा रहे हो, मस्ती भी करोगे, मज़े भी करोगे, नई चीज़ एक्सप्लोर भी करोगे, बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू प्रिपेयर पहले से ही उस चीज़ के लिए। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो मत लो ये पंगे, क्योंकि इजी नहीं है। घूमने जाना एक इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, आप घूमने चले गए। ट्रैक इज़ काइंड ऑफ यू हैव टू वॉक, फिटनेस रहनी, फिजिकल फिटनेस रहनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है गाइडेंस होनी ज़रूरी है, आपको कोई गाइडर होना चाहिए। आप सोलो मत करो, ग्रुप्स के साथ भी मत करो जब तक आपके पास कोई गाइडर नहीं है। गाइडर होगा तो वो आपको हर एक चीज़ बताएगा, कितना पानी पीना है ना, वहाँ पे क्रैम्स आने लग जाते हैं, क्या खाना है वहाँ पे, ऊपर क्या खाना है। बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाला फूड नहीं खा सकते क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, आपका बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं करेगी, बाहर आएगा वॉमिट। एक बार वॉमिट की ट्रैक ख़त्म है आपका, क्योंकि आप वीक महसूस करोगे, आप चलोगे कैसे आगे। वहाँ पे अगर आपको गाइडेंस नहीं मिली, पानी नहीं पिया, तो आपको चक्कर आने स्टार्ट हो गए। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, शायद मेरे फैमिली वाले देख रहे होंगे, ये देखेंगे पॉडकास्ट तो मुझे आगे नहीं जाने देंगे, बट मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ट्रैक करते 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 मेरे को 1-2 बारी वॉमिटिंग होगी। मेरे को लगा ये नॉर्मल चीज़ है, कुछ नहीं होता। जैसे जैसे मैं पीक पे गया 14,000 फीट पे रुपिन पास, 13,000 पे गया ना, वहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा कम हुआ। मुझे लगा कि यार नहीं अब नहीं हो पा रहा मुझसे, मुझे चक्कर आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा था। चलते चलते नींद आ रही है, मीठी सी नींद आ रही है। मैंने कहा यार नींद आ रही, 2 मिनट रुक के सो जाता हूँ, है ना। वो नींद नहीं थी, वो मौत का संकेत था। अगर आप सो गए, इट्स काइंड ऑफ आपको ख़त्म है, आपकी बॉडी ऑक्सीजन नहीं ले रही। आपको ऐसा तो तड़पना थोड़ी पड़ेगा अगर दम घुट रहा है, वो चीज़ नहीं होती पहाड़ों पे। पहाड़ों पे आपको एक साइन आएगा कि नींद आएगी, आपको नींद आ गई, काइंड ऑफ आप बेहोश हो चुके हो। अगर वहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा तो आप ख़त्म हो, अगर कोई हेल्प कर रहा है तो वो आपको ऑक्सीजन देगा या कुछ भी देगा, आपको ट्रीटमेंट देगा या आपको नीचे ले जाएगा, पहुँचाया जाएगा, वो चीज़ है। मेरे को नींद आ रही है, मैंने अपने गाइडर को बोला सर मेरे को नींद आ रही है। वो कहता सोना नहीं है। मैं कहा क्या बात होगी, रेस्ट तो करने दो, चल रहा हूँ इतना मैं। कहता सोना नहीं है। फिर मैंने 2-3 बारी उसकी बातों को समझा कि देख उस पीक पे जा, कुछ खा, पानी पिलाता गया। और वो मेरे ट्रैक का ऐसा एक्सपीरियंस था, मुझे इतना अच्छा गाइडर मिला था, उसने बंदे ने मेरे को छोड़ा नहीं एक पल के लिए। और आप मानोगे मैं एज एन फिटेस्ट बंदा था सबसे, ट्रैक में नीचे से बता के गया था कि मैं जिम करता हूँ, मेरा ये है। मेरे साथ वाले बंदों को मैं ट्रेंड करके लेके गया था। मेरे से गलती क्या हुई,
एक्लिमेटाइज नहीं हो पाई बॉडी मेरी वहाँ पे उस सिचुएशंस के लिए, और मेरे को वॉमिट हुई, तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे को दिक्कत, हालांकि चलने में नहीं। और आपको एक और चीज़ मैं बताऊं, शायद मैं कहूँगा अपनी मैं बढ़ाई कर रहा हूँ, वो उस ट्रैक में मैं सबसे पहला बंदा था जिसने ट्रैक को कंप्लीट किया था, क्योंकि ऊपर ऊपर ही मैं चल रहा था, मुझे था कि मैं पहुँच जाऊँ वहाँ जाके रेस्ट करूँगा। तो सबने बाद में अप्रिशिएट भी किया था, और मेरे को भी, मेरे लिए ऐसा था कि मैं पीक पर जाके ना रोया हूँ लिटरली, कि यार मैंने ये चीज़ अचीव करी है लिटरली, ठीक है। और आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपके मन में हो रहा होगा यार, उस मोमेंट पे जब मैं था ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि छोटा ट्रैक है बड़ा ट्रैक, उस मोमेंट को जो मैंने जिया था ना, पीक पे जाके सब वाइट दिख रहा है, और एकदम ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ मैं हेवन में हूँ, सब कुछ वाइट है, इतनी रोशनी है उधर, और मैं लिटरली रोया था कि यार मैंने अचीव किया। तो वो ट्रैक का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था काइंड ऑफ, है ना। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी कि उस जगह पे आपका लाइक माइंडसेट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतना मैटर नहीं करती जितना आपका विल पावर मैटर करता है ना। कि आप फिट हो बहुत ज़्यादा, आप बैग चेक ले रहे हो, उसका मतलब कि आपके अंदर विल पावर ही नहीं, चढ़ने की क्षमता ही नहीं है, आप सोच ही नहीं रहे हो चढ़ पाओगे नहीं चढ़ पाओगे, दिमाग में क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, तो वो चीज़, वो बंदा फिर ट्रैक नहीं कर सकता। आपको विल पावर स्ट्रांग है। अब हमारे साथ एक दीदी जाते हैं, उनका वेट है 90 kg, वो इजीली ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि विल पावर बहुत अच्छी है। उनको है कि मेरे साथ वाले कर रहे हैं ना, तो मैं भी कर लूँगी, और ये मेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये मेरे को करवाएंगे, और हम पूरा करवाते हैं उनको। तो ये चीज़ रहती है। और देखो मैं तो आज के टाइम में ना सबको यही बोलूँगा यार, थोड़ा घूमना फिरना स्टार्ट करो, है ना, उससे बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी मिलती है। कुछ लोग सिर्फ कमरे में ही बैठे रहते हैं हाँ। और कंटेंट ही बनाते रहते हैं। हाँ, तो है ना, तो थोड़ा सा घूमने से ना बहुत चीज़ें पता लगती है यार, ये चीज़ भी है, ऐसा भी होता है क्या, ये चीज़ भी है ना। फूड के साथ रहना सहना, खाना पीना, सब चीज़ अलग होता है। हम बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं इधर, तो ये सारी चीज़ें, ट्रैकिंग इज़ काइंड ऑफ, है ना, इफ़ यू वांट टू चैलेंज योर सेल्फ, यू कैन गो ऑन द माउंटेन्स, और तुम वहाँ पे अपने आप को देख सकते हो कि यार मैं कितना फिट हूँ, चल पा रहा हूँ नहीं चल पा रहा। ऑक्सीजन कम होता है ना, तो बंदे का दिमाग घूमने लग जाता है। ये मैंने चीज़ नोट की है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, हमें लगता है कि हमें ऑक्सीजन आ रहा है, हम ठीक है, बट एक्चुअल में ठीक नहीं होते हो तुम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ट्रैकिंग में बहुत, जब आप कंप्लीट करके जब नीचे आओगे ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन अलग लेवल की मिलेगी, काइंड ऑफ मैंने कुछ अचीव किया है यार, ये चीज़ें हैं। और अभी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में तो वैसे भी नहीं होंगी ट्रैकिंग, तो अभी कर लो, ज़्यादा बेटर है। 30 तक 35 तक हो जाएगी, उसके बाद ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आप बुक्स पढ़ते हो? हाँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। आपने कांट हर्ट मी पढ़ी है? कांट हर्ट मी मैंने सुना है, एक बुक है, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है। आप ज़रूर उस बुक को पढ़ना, मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ वो बुक, डेविड गॉगिन्स की। डेविड गॉगिन्स की बुक, हाँ याद आ गया, मैंने कहा कहाँ देखी है मैंने, मैं उस बंदे को बहुत फॉलो करता हूँ। डेविड गॉगिन्स, निम्स फूर्जा से कंपेयर नहीं कर रहा मैं, चलो अच्छी बात नहीं है कंपेयर करना, दोनों लेजेंड आदमी है अपने आप में, लेकिन डेविड गॉगिन्स इज अल्ट्रा लेजेंड। आपका आर्मी में, नेवी सील्स में ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, डेविड गॉगिन्स, यू विल लाइक दैट पर्सन 100%। नहीं, मैंने बुक सुनी हुई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा था कि अभी एक्चुअल में दिमाग में। मेरे पास पड़ी है, मेरे से ले लेना। हाँ जी। उसमें मेरे जितना उस बुक में लिखा हुआ है, उतना मेरी आदत है, मैं उतना ही और लिख देता हूँ उस बुक में पेंसिल से, जहाँ मुझे जगह मिली, जो मिला, मोटिवेशनल जो भी है ना। और इतना अच्छा आपको फिजिकल ट्रेनिंग क्या होती है, डेविड गॉगिन्स की बुक पढ़ के समझ आएगा कि फिजिकल ट्रेनिंग ये होती है। एक्चुअल में मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री भी देखी हुई है, एक्चुअल में मैंने उनकी ना कुछ वीडियोस भी ऐसी देखी हैं जिसमें वो मोटिवेशनल, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, वो काफ़ी जगह जाते हैं, उनको बुलाते हैं। मैंने उनका देखा यार, वो इतना बंदा, मतलब पहले उसमें था, फिर उसके बाद इतना मोटा हो गया, उसके बाद उसने अपने आप को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया, आज वो चैलेंज करता, मतलब उसकी एज कितनी होगी, अराउंड 50 के पास होगी, बट उसने अपनी हेल्थ को ऐसा बना रखा है, मतलब लिटरली उसने ना, मतलब कितनी देर की मैंने देखी थी एक उसकी वीडियो, उसने पता नहीं 3 दिन तक, पता नहीं 4 दिन तक कंटिन्यू रनिंग करता रहा है उसमें। वो उन्होंने पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। हाँ, तो वो इतना फैट बंदा, फैट लेके बंदा इतना, उसने पहले ट्रांसफॉर्मेशन की और फिर इस मतलब कदर अपने आप को चैलेंज करके अपने आप को कर रहा है। तो देखो पोटेंशियल है ना, आज मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि आपकी पोटेंशियल कितनी है, आप क्या कर सकते हो। और एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा हम स्पोर्ट्स को लेते हैं, है ना,
भाग मिल्खा भाग मूवी देख लेना भाई, हमेशा। मेरी लाइफ की सबसे जो मूवी ने मुझे इम्पैक्ट किया है वो भाग मिल्खा भाग है। वो 7 बार देखी है मैंने मूवी और वो मेरी फेवरेट मूवी है। हाँ, तो जब आती है ना मोटिवेशनल्स की, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी बात सुनोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स पर्सन को ज़रूर डालेगा, क्योंकि जो चीज़ें झेली है। अब भाग मिल्खा ऐसे पता नहीं कितने आइडल्स हैं, कितने लेजेंड्स बंदे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके, इतनी सारी चीज़ों को चैलेंज करके, उस चीज़ से रिहैब करके सही होके और वो चीज़ें अचीव करके दिखाई है। ये तो है। मेरे को याद है डेविड गॉगिंस की स्टोरी में ना, जैसे 6 वीक्स की नेवी सील्स ट्रेनिंग के लिए वो जाते हैं, तो उसमें एक हेल वीक होता है। उसमें वही तुम्हें 3-4 दिन तक सोने नहीं देंगे, जंगल में छोड़ देंगे, तुम्हें रास्ता ढूंढना है, टीम वर्क है, ठीक है, और पैर बांध के स्विमिंग पूल में फेंक देंगे, ये सब बहुत कुछ है उसमें, मतलब मजेदार। ये हाँ, ये जो हेल वीक होता है, मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब लास्ट फेज होता है जो, जिसमें इसके बाद जैसे काइंड ऑफ इंडियन आर्मी का मार्कोस कमांडो है ना, उनकी जो लास्ट हेल वीक होती है ना, मतलब नॉर्मल इंसान सोच के उसको डर लग जाए कि ये क्या चीज़ है, बुक पढ़ के डर लगने लग गया कि था भाई ये क्या चीज़ है, मतलब इस हिसाब का टॉर्चर होता है ना। उसके बाद जब वो इंसान बनता है ना, तो काइंड ऑफ वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक मशीन बन चुका होता है, ठीक है, क्योंकि उसको मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया गया होता है, फिजिकली इतना थका दिया गया होता है, और उसके बाद उससे प्रैक्टिकली इतनी चीज़ें कर दी गई होती है कि वो भाई मशीन ही बन के निकलता है। उसका माइंडसेट, उससे हम नहीं लड़ सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते हम, उसका अपना सोचने का तरीका 4 गुना बढ़ जाता है। तो मैंने जो सुनी थी मार्कोस की, जो कमांडो की हेल वीक होती है, उसमें काइंड ऑफ आपको कंटिन्यू ट्रेनिंग, 10 घंटे की रनिंग है, उसके बाद रेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, उसके बाद थोड़ा खाना दिया जा रहा है ताकि बंदा दिखाए अपनी जो एक्चुअल में है ना, बंदे का निकले क्या चीज़ है ये, उसकी इरिटेशन, उसकी फ्रस्ट्रेशन। थोड़ा खाना, फिर भाग तू, फिर ट्रेनिंग, फिर ये, फिर वो, मतलब उसके बाद रात में नहीं सोने देना, मतलब हेल्दी काइंड ऑफ सोने ही नहीं देना उसमें कंटिन्यू। जब सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, उसमें आधे से ज़्यादा इंजर्ड हो गए, आधे से ज़्यादा छोड़ के चले गए, भाग के चले गए, और आधे से ज़्यादा ने क्विट कर लिया। जो बच्चे खींचे जिन्होंने अपना पूरा झोंक के और उनको लगा कि अब कंप्लीट हो जाएगी, फिर उनका होता है लास्ट वाले दिन रिटर्न एग्ज़ाम। मतलब लिटरली जो 3 दिन से सोया नहीं है बंदा, उसका हाथ काम नहीं करता पेन चक के कि मैं अपना नाम भी लिख दूं, और उसके ऊपर आर्मी वाले खड़े हैं अफसर, उससे पूछ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, अरे अच्छा उसका नाम तो वो है अब्दुल कलाम था ना, क्या था उसका, मतलब उसको बारी बारी उसको वो करा जा रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन को भी इतना डिफ़िकल्ट, और वो उसके हाथ से लिखा नहीं जा रहा। फिर जो वो कंप्लीट करके बनता है ना, वो मार्कोस कमांडो बनता है। मतलब हमारी सोचने की चीज़ ख़त्म हो जाती है, जो उनका लेवल सेट हो चुका होता है। और एक मार्कोस कमांडो ना, हम कहते हैं कि एक इंडियन आर्मी 100 के बराबर होता है, एक मार्कोस 10,000 इंडियन आर्मी के बराबर होता है। मतलब एक चला गया ना, तो उसको आर्मी को और उनको लगता है कि भाई ये कुछ ना कुछ करके ही निकलेगा, खाली हाथ नहीं आएगा, मर के नहीं आएगा, ये कुछ करके निकलेगा। तो भाई हेड्स ऑफ है भाई, ऐसी ट्रेनिंग। और आज हम सिर्फ मोटे से पतले होने में ही जूझ रहे हैं, और है ना कि इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं पतले से मोटे होने में। भाई अगर आप ऊपर देखोगे ना, फिर आपको ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लग जाएंगी। आज हम अपने आप को देखते हैं यार पतले नहीं हो रहे, बट उनको देखोगे ना, तो आपको ऐसी मोटिवेशन, ऐसा पावर मिलेगा, विल पावर मिलेगा कि यार ये बहुत नॉर्मल है, हो जाएगा। चीज़ों को कंसिस्टेंट करते रहोगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, रेगुलर एक चीज़ को करोगे तो आप परफेक्ट बन जाओगे उस चीज़ में। तो राजेश जी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? देखो अभी तो एज एन मैं ऑनर काम कर रहा हूँ, मेरी खुद की जिम है हसल 365, है ना, एक शहर में गंगानगर में चला रहा हूँ। बट मेरा प्लान है इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करने का, बट उसको मुझे पता है टाइम लगेगा, और उसको एक्सटेंड करने का प्लान है। अभी मैं अपने आप को यही देखता हूँ कि 5 साल बाद मैं इस चीज़ को एक्सटेंड करूँगा। और अनदर थिंग इज़ कि जैसे एज एन एथलीट मुझे गाइडेंस नहीं मिली थी, है ना, एज एन कोच भी नहीं मिली, कोई न्यूट्रिशन के थ्रू भी नहीं मिली, कैसे रिहैब करना है, कोई फिजियो नहीं, कुछ नहीं। मैंने अपने आप को चीज़ों को सीखा, लर्न किया। वो मैं ये नहीं चाहता कि आने वाली जो जनरेशन, जो मेरे जिम में एथलीट्स बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ ये हो। मैं वेलकम करूँगा हर एक ऐसे एथलीट्स को जिनको लग रहा है कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लिटरली बताऊंगा फैक्ट क्या है, तुम्हें इस चीज़ में कंटिन्यू करना है या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्या तुम्हें चीज़ करना चाहिए जो तुम्हारे गेम को इम्प्रूव और तुम्हारे परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर पाएगा,
और ऐसी और गाइडेंस मैं दूंगा जो शायद तुम और जगह से ढूंढ रहे हो अभी। तो मैं ऐसे लोगों को भी वेलकम करता हूँ कि आप मेरा कॉन्टैक्ट लो और मेरे से बात कर सकते हो। और मैं थोड़ा अपने हिसाब से मैं एथलीट्स को ट्रेन करना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये एथलीट उस हिसाब से उस मुकाम पे जाए, ताकि कहीं ना कहीं एक मेरा भी एक परसेंटेज कहीं ना कहीं जहाँ मुझे लगता था कि मुझे नहीं मिला और गेम छोड़ने का रीज़न ये बना कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट आगे जो जनरेशन जो है, जो मोटिवेटेड है और जो मुझे लगता है फाइनेंशियली काफ़ी लोग नहीं कर पा रहे, तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी और मैं उनकी हेल्प करना चाहूँगा। तो मज़ा आया आपके साथ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम एवरेस्ट बेस कैंप तीनों साथ में करेंगे। श्योर ठीक है, श्योर मेरा श्योर। बहुत मन है। उससे पहले हम 4-5 ट्रैक करेंगे, करेंगे, फिर आपसे पूछूंगा कि एवरेज करना है या नहीं करना। पहले खुद को बनाएंगे बनाएंगे, हाँ। उस काबिल Base camp बनाएंगे के काबिल एंड देन बनाएंगे। फिर हम सोचेंगे कि करना है या नहीं करना। डन। अगला पॉडकास्ट पहाड़ों पे होगा। यस ठीक है, ठीक वहीं पर है। लगाएंगे सब कुछ। पहाड़ों की मेरे मैगी के बैग्स साथ। आप उठाना, कैमरास मैं उठाऊंगा। ओके ओके, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank you मच। so much. ओके जी, Okay. थैंक यू।